बच्चों गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? राहुल और सबको जुड़िए फटाफट, निवांधन सभी भाई बहन जुड़िए। हाउ आर यू फ्रेंड्स? चलिए दोस्तों, लास्ट क्लास में आपने 197 शुरू किया था, याद है? महेश मीना साहब कहाँ से हैं आप? राजस्थान से हैं क्या? महेश भाई हमारे राजस्थान से जुड़ते होंगे। कहाँ से हैं मीना भाई? लास्ट क्लास में आपने एक डिस्कशन किया था 197, पूरी क्लास 197 पे चली गई थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैनेजरियल रेम्युनरेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर किसी मैनेजरियल मतलब किसी भी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन कह के जो मिला वो तो आएगा ही आएगा। कोई भी एडिशनल पेमेंट अगर आपको कंपनी से मिलती है और वो अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी में है तो आपको याद होगा, है ना बेटा? अदर देन प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिला है तो जोड़ा जाएगा। और अगर आपको ड्यू टू प्रोफेशनल कैपेसिटी और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को रिकॉग्नाइज करती है एनआरसी या एनआरसी नहीं है तो डायरेक्टर्स कुछ याद करिए, जानते हैं इससे बहुत फ़ायदा होगा, है ना बेटा? पढ़ना तो है ही, रोज़ पढ़ना है, रोज़ आगे बढ़ना है, लेकिन कुछ याद आप करेंगे तो कमाल का बात होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा मेरी बात को समझे होंगे जो मैं सर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? कुछ याद है आपको बेटा? कुछ याद है? दिमाग में आ रही बातें? आ रही है? आ रही है पक्का? चलो, ये हम लोगों ने पढ़ा था। संजीत कुमार जी स्वागत है। निवांधन और ये सब कहाँ है भाई? सारे बच्चे जुड़ो यार फटाफट, लाइव आ गई है भाई। अच्छा, मीना साहब दरभंगा से हैं? अरे वाह, मतलब हम दरभंगा भी बच्चों को समझा दे रहे हैं यहीं बैठे बैठे, ये बड़ी खुशी की बात है। दैट्स अ ग्रेट वन। ओके जी, दरभंगा बिहार से हैं, बहुत अच्छी बात है जी मीना साहब। चलिए, सो नाउ वी कैन मूव। अब हमें मूव करना है, आगे बढ़ना है, देखना है क्या क्या बातें हो गई थी। तो आप में से कोई भाई हमें बताएंगे? ऐसे तो हमें भी याद रहता है कहाँ तक हो गया था। एक इंडिपेंडेंट वाला आया था तो आप लोगों ने कहा था कि, है ना, उसको आपने कहा था सर बुक से रीड करा दो, तो हमने कहा था बेटा बुक से भी रीड करने का कोई फ़ायदा है नहीं, जब आपकी बुक में लिखा है कि डिलीट हो गया तो उसको पढ़ाकर भी क्या होगा। हाँ, मेरे को याद आ गया, मुझे लगता है कि हम लोग रिफंड ऑफ एक्सेस रेम्युनरेशन की बात किए थे। क्यों भाई राहुल जी, फटाफट बोलिए, अब हमें क्या सीखना है? क्या 197 का 10 पढ़ा दिया था मैंने कि कंपनी ये नहीं कह सकती कि चलो हम नहीं आपसे रिकवर करेंगे? हाँ, ये भी पढ़ा दिया था, पक्का बेटा, ये भी पढ़ा दिया था। ऑलमोस्ट सब पढ़ा दिया है 197 में। अब आपका एक ही पार्ट बाकी लग रहा है इसमें कि अगर प्रॉफिट ना हो तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बार खाली मुझे बता दीजिए कि क्या हम लोग सीख रहे थे, थोड़ी मेरी को हेल्प हो जाएगी। निवांधन कुंवर साहब, कुंवर जी बहुत लेट हो जाते हैं आप, है ना? देखिए आज मीना भाई हमारे बाजी मार लिए हैं, एकदम टाइम पे हैं। चलो दोस्तों, राहुल जी यस सर नहीं, बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे कंसेप्ट 1 2 3, कंसेप्ट 3 पढ़ रहे थे हम लोग, और कंसेप्ट 3 थोड़ा टफ था भी। कंसेप्ट 3 में हम लोग पढ़ रहे थे ओवरऑल MMR, मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्युनरेशन एक्सेट्रा हम लोग पढ़ रहे थे। सेक्शन 197 पढ़ रहे थे, याद करिए, एक्सेट्रा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए थे। हम रोमन में लिखते हैं बेटा, अगर आप में से किसी भाई को मेरी बात समझ में आ रही हो तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, जैसे रोमन में 1 लिखे होंगे, ओवरऑल सीलिंग, ऐसे कर करके पढ़ाया होगा। तो कौन सा रोमन लास्ट डिस्कशन हुआ था, ताकि मैं आगे बढ़ाऊं। आगे बेटा आपको जैसे मेरे को टॉपिक तो याद आ गया, वेवर ऑफ रिफंड था, वेवर ऑफ रिफंड, है ना? 197 10 तक हो गया था, बिल्कुल जी, है ना? महक कालरा, ये बड़े दिनों के बाद कालरा जी जुड़ी हैं, है ना? ये कभी कभी ऑफलाइन देखती हैं, और है ना बेटा, ये टेलीग्राम पे बेचारी अपना कोई प्रॉब्लम्स होता है तो पूछती हैं, शायद इन्होंने एक डाउट भी पूछा है, और आजकल मैं भी बेटा बता नहीं पा रहा हूँ। ओके जी, हाँ जी, 8 तक हो गया था, समझ में आ गया। कालरा बेटा
आप 9वें पॉइंट से ज्वाइन करिए, कोई उदास नहीं हुई है, अभी आपको सब समझा दूंगा। कोशिश मेरी पूरी रहती है कि कोई बच्चा कहीं से भी जुड़े, सब समझ में आए। सेक्शन 197 चल रहा है बेटा, मैं देखकर दंग रह गया। 197 में 17 सब सेक्शन है यार, 17। अब बताओ हम लोग जब पढ़ाते थे ना ओल्ड कंपनी एक्ट, तो हम लोग कहते थे ओल्ड कंपनी एक्ट में 657 सेक्शन थे और न्यू में आया 470। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2013-14 की। तो हम लोग बच्चों को बोलते देखो नया कंपनी एक्ट बहुत आसान होगा। हमें क्या पता कि इन्होंने सेक्शंस के बदले में सब सेक्शन बढ़ा दिए, मतलब सेक्शन घटा दिए, बट उस सेक्शन के भीतर मैटर बढ़ा दिए। ये बहुत अच्छी बात है। सर सीए में इंटर भी आप ही से पढ़ा था मैंने। अच्छा जी, महेश मीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप फाइनल में हैं, अब सीए में फाइनल में हैं, ओके जी। अच्छा आपका कोर्स टैली होता है जी महेश जी, आप फीडबैक दीजिए हमें ताकि हम और इम्प्रूव करें। और अगर आपका एक्स्ट्रा कौन सा टॉपिक है वो सब भी हम लोग कराएंगे, अलग से भी सीएमए की जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो रिकॉर्ड होगी, है ना बेटा। बट है ना बेटा, उसको अलग से भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आइए सर, मैं समझ गया। यहाँ पे महक बेटा, सभी भाई बहन समझिए, आइए ना बेटा एक बार मन को अस्थिर करके एक बार देख ही लेते हैं। डिस्क्लोजर 10 तक हो गया था। 11 जो है बेटा, 11 कह रहा है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो। अच्छा किसी भाई बहन को मेरी बात समझ में आती हो, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट में कैसे मिलता है रेमुनरेशन, आपको तो भूल गए होंगे। मैं बताऊं, 197(3) है, 197(3) है। अगर प्रॉफिट ना हो तो कैसे होगा, और 197(3) के साथ 197(11) भी कनेक्ट हो जाएगा। मतलब नहीं समझे बात। 197 का सब सेक्शन 3 और 197 का सब सेक्शन 11 ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही बात कही गई है कि आपका जो ओवरऑल रेमुनरेशन होगा, मैनेजरियल रेमुनरेशन होगा इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, या आपको बिजनेस में लॉस हुआ है तो कैसे निकाला जाएगा। तो बेटा ये दोनों ही टॉपिक अभी पेंडिंग है, क्योंकि इसको शेड्यूल 5 के साथ हम लोग अभी आज ही देखेंगे। अब हम लोग आगे मूव करते, छोटे छोटे है ना चिंदी टॉपिक रह रहे हैं, लेकिन क्या करना, पढ़ लेना चाहिए सभी चीज को, छोड़ना कुछ भी नहीं। सर 197 का सब सेक्शन 11 सर स्किप कर रहे हैं, है ना। 3 के साथ अभी आपको मॉल डिस्कस करा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे देखिए डिस्क्लोजर ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन सेक्शन 197 का, जी बेटा 197 का सब सेक्शन हमारा 12 बहुत प्यारा है। 197 का 12 क्या है इसको समझते हैं। लिखा है बेटा इसमें बुक में, जो आपका स्टडी मटेरियल में वहां से भी दिखाता हूं। एवरी लिस्टेड कंपनी, जी बेटा, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। अच्छा डायरेक्टर्स रिपोर्ट जिसको कहते हैं, हर लिस्टेड कंपनी को डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताना होगा द रेशियो ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर, है ना बेटा, ईच डायरेक्टर, जी बेटा, ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉयज रेमुनरेशन एंड सच अदर डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या यार, बड़ा स्टैटिक्स भी पढ़ा दिया हम लोग को। मीडियन, मीन मीडियन मोड पढ़े थे ना, है ना, मीडियन। आइए बेटा, सर कोई नहीं सर, आइए सर हम लोग यहाँ देखते हैं सर, थोड़ा हम लोग आगे चल रहे हैं। आपकी बुक का ये 8वां पॉइंट है। आपने सही बताया था ना, मैंने आपका जो डिस्कशन कराया 9वां है, ऐसा तो नहीं कि बुक का देखकर बता दिए थे। खैर साहब, ये देखिए बेटा लोग, सभी भाई बहने 2 मिनट आप थोड़ा सा देख लीजिए, आज ये खत्म हो जाए तो कुछ नया भी कराऊं। कह रहा है बेटा हर लिस्टेड कंपनी को थोड़ा जूम कर दिया ना, थोड़ा आपकी आंखों पे जोर कम पड़े। जी बेटे, सभी भाई बहन समझते हैं, हर लिस्टेड कंपनी को ये जो रेमुनरेशन आप दिए हैं डायरेक्टर साहब को और नॉर्मल एम्प्लॉय को, जो मतलब ओवरऑल सभी एम्प्लॉय को जो रेमुनरेशन मिलता है ना बेटा, उसके बीच में क्या रेशियो है। वाव, जैसे हमारी एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी पूरा इंक्लूडिंग एमआर भी, इंक्लूडिंग केएमपी भी, मान लो हमारी कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में सभी एम्प्लॉय जितने भी काम करते हैं, इंक्लूडिंग है ना बेटा मुकेश अंबानी साहब, सीईओ, सीएफओ, सबका है ना, सबका सैलरी 500 करोड़ है, एक बात कर रहा हूँ। और ये उसका एक जो आपका मीडियन निकल के आता है 500 करोड़ का, डिवाइडेड बाय जो भी मीडियन, मीन मीडियन मोड आपने स्टैट्स में पढ़ा होगा कैसे निकलता है, आपको पता ही है। मीन मतलब सिंपल एवरेज होता है, मोड का मतलब जो बहुत बार आता है, आपने लोगों ने फॉर्मूले थोड़े पढ़े होंगे ये। लेकिन कह रहा है कि मीडियन एम्प्लॉयज रेमुनरेशन से तुलना करना है एमआर को, और ये बताना इन दोनों में रेशियो क्या है। जैसे मान लीजिए
मीडियन एम्प्लॉय का रेमुनरेशन आया हमारा 5,000 रुपया पर मंथ। जस्ट एक एग्जाम्पल, ये बहुत कम हो गया, 15,000 कर ली, 15,000 रुपया पर मंथ। हर मतलब ऑन एवरेज एक एम्प्लॉय जो रिलायंस में काम करता है मात्र उसको 15,000 रुपया पर मंथ मिलता है। और मैं बेटा रिलायंस का डायरेक्टर हूँ। अनिल अंबानी नहीं कहिएगा, मुकेश अंबानी कहिएगा, बुरा लगता है ना। तो मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूँ, मैं मुकेश अंबानी हूँ। एक एग्जाम्पल केवल दे रहा हूँ सर, जस्ट फॉर है ना नॉलेज। मैं मुकेश अंबानी हूँ सर, है ना, और मेरे को मिला है 1.5 करोड़। जस्ट एक एग्जाम्पल, ये तो बहुत बड़ा अंतर है जी। 15,000 और 1.5 करोड़ रेशियो निकालिए तो कौन सा रेशियो होगा। अब मतलब ये समझिए कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आपको एक तरह से कंपैरेटिव रेमुनरेशन को दर्शाना है कि जो हमारे भाई साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इनको जो रेमुनरेशन मिला है और हमारे जो ओवरऑल हमारे जो स्टाफ्स को रेमुनरेशन मिला है उनके बीच में क्या रेशियो है, ये भी आपको बताना है। तो आप तो खाली रट के बैठे हैं कि सर समय खराब कर रहे हैं कि जब ये हमें पता चल ही गया कि 11% से ज्यादा नहीं हो सकता, लॉस वाला पढ़ा देते हैं। अरे ये भी पढ़ लो ना, क्या बुराई है। रेमुनरेशन का रेशियो बता देना है, रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ द रेमुनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन एम्प्लॉयज रेमुनरेशन। क्या बात है, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर का रेशियो निकालना है ना, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स रेमुनरेशन का रेशियो निकालना है मीडियन एम्प्लॉयज रेमुनरेशन से और बताना है। अब इसमें जो बातें हैं कि मीडियन कैसे होगा, ये कैसे निकलता है, तो इसके लिए इन्होंने रूल भी प्रेस्क्राइब कर रखा है, रूल 5। अब रूल 5 क्या है देख लेते हैं एक बार हम लोग। रूल 5 में बता रहा है द रेशियो ऑफ रेमुनरेशन। अब देखिए आ गया ना, जो बात सेक्शन थोड़ा अधूरा लिखता है वही बात को जो आपका ये कहते हैं ना जब बेटा आपका जो दूसरा रूल्स है वो उसको थोड़ा और ज्यादा एलाबोरेटिव ढंग से उसको थोड़ा और ज्यादा बताता है। द रेशियो ऑफ रेमुनरेशन ऑफ ईच डायरेक्टर टू द मीडियन रेमुनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, दिस डिस्क्लोजर इज आल्सो प्रिस्क्राइब बाय सेक्शन 197(12). ओके, ऊपर लिखा ही है। रूल 5(1) कहता है बताना है द परसेंटेज इंक्रीज इन रेमुनरेशन। अब बताइए कहाँ है, ईच डायरेक्टर CFO पिछले साल और इस साल की तुलना में आपकी सैलरी में कितना % का ग्रोथ हुआ है। सर प्लीज बताइए अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी समझ में आती है। महक बेटा, राखी एक बच्ची थी और एक हमारे राहुल बंसल या सिंह कुछ ऐसे थे, मेरे को अगर याद हो तो, लेकिन वो बच्चे लोग कभी कहाँ गायब हो गए भाई। चलिए 197 का सब सेक्शन 12 बेटा खाली यही तो कहता था मीडियन रेशियो बताओ, ये तो कह रहा है परसेंटेज ग्रोथ भी बताओ पिछले साल की तुलना में। सर रूल इसीलिए तो है द परसेंटेज इंक्रीज इन द मीडियम रेमुनरेशन। वाओ भाई, आप जो भाई साहब डायरेक्टर जी हैं, आपका ग्रोथ का परसेंटेज क्या है, आपकी जो रेमुनरेशन का ग्रोथ का परसेंटेज वो क्या है, और जो मीडियन रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, MRE कह लेते हैं हम लोग, मीडियन रेमुनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, उनका क्या ग्रोथ परसेंटेज है इन अ फाइनेंशियल ईयर। आगे देखिए द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज एंड द रोल्स ऑफ द कंपनी। क्या बात है सर, द नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज ऑन द रोल्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं, रोल मीन्स रजिस्टर, रोल का मतलब यहाँ पे रजिस्टर है। सर एक तो होता है आउटसोर्सिंग कर देना, कभी कभी हम लोग वर्कर को अपने रोल पे ना दिखाकर ठेकेदार को कहते हैं कि हमें ये टॉपर्स का बिल्डिंग बनवाना या तोड़वाना है, या टॉपर्स कोई जैसे सफाई वाला काम है परमानेंटली आउटसोर्स कर दी है। सफाई वाला आता जरूर है, टॉपर्स में ही काम करता है, लेकिन उसको सैलरी टॉपर्स नहीं देती, टॉपर्स देती है एक दलाल नाम का बंदा है, दलाल कंट्रैक्टर है, लेबर सप्लायर है, उसको देती है, और लेबर सप्लायर 200-400 अपना रख लेता है और बेचारा जो सफाई वाला गरीब आदमी उसको देता है। समझ रहे हैं मेरी बात। आगे देखिए सर कहाँ आपको ये सब पता था। एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन MP इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इज कंपेरिजन विद द परसेंटाइल। ये सब पूछेगा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि इंसान को अपने लिए जरूर नहीं घबराना नहीं चाहिए। अब बताइए, पहले तो एब्सोल्यूट की बात किया, अब एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड इन द सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज अदर देन मैनेजरियल पर्सनल इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड इट्स कंपेरिजन विद द परसेंटाइल इंक्रीज इन द मैनेजरियल रेमुनरेशन and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase। मतलब ये कुछ नहीं कह रहा है, दोनों का अलग अलग परसेंटेज मंगा लिया, फिर कह रहा है अब ऐसा करो, दोनों का अलग अलग परसेंटेज दे दिए, अब ये बताओ दोनों का एवरेज परसेंटाइल इंक्रीज ऑलरेडी मेड, मतलब कितना ऑलरेडी हो चुका है। कुल मिलाकर ये है कि आप
चुपचाप ये नहीं कर सकते किसी कोई कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी, खास करके बेटा जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए और भुलक्कर हैं आप लोग, मैं आपको फिर से डांटूंगा। 197 इज नॉट अप्लीकेबल अपॉन प्राइवेट कंपनी, इट इज अप्लीकेबल अपॉन पब्लिक कंपनी। यानी पब्लिक कंपनियों को डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो बनता होगा पब्लिक कंपनियों का, सर हम लोग भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, छोटा मोटा सर, बहुत 4-5 पन्ने में बन जाता है मेरा डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और हम लोग मैनेजरियल रेम्युनरेशन के लिख देते हैं कि सेक्शन 197 हमारी कंपनी पे अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे लगता है अगर मैं रिलायंस का एक आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट दिखाऊं डाउनलोड करके, तो शायद आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आएगा कि इसमें कैसे रिलायंस वाले इसको डिस्क्लोज किए है कि नहीं बेटा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएगा। सर एफर्मेशन दैट रेम्युनरेशन इज एज पर रेम्युनरेशन पॉलिसी। एफर्मेशन मीन्स कन्फर्मेशन, किसी बात को पुष्टि करना, ओके दो, है ना, किसी बात का एफर्मेशन मीन्स कन्फर्मेशन। तो सर ये प्यार, ये तसल्ली बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये देखिए मीडियन का क्या मतलब होता है। द एक्सप्रेशन मीडियन मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, वाओ, सेपरेटिंग द हायर हाफ ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम द लोअर हाफ, and the median is a finite list of number may be found by arranging all the observation from lowest value to highest value and picking the middle one. wow, कह रहा है बेटा लोएस्ट से हाईएस्ट, है ना, लोएस्ट से हाईएस्ट, ये सब सैलरी का रेंज है। और इसमें से पिकिंग द मिडिल वन, मिडिल वन जो भी बीच में होगा उसको पिक करना है। क्या करेंगे उसको समझकर। इफ देयर इज एन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन शैल बी एवरेज ऑफ द टू मिडिल वैल्यू। अब तो याद आ रहा होगा सभी बच्चों को, मीडियन याद है, क्या मस्त है ये तो। कुछ बताइए बताइए। 1 2 3 4, हाँ जी, का मीडियन निकालो। 1 2 3 4 का मीडियन निकालना भाई, मीडियन निकालो 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 बेटा। अरे बाबा 1 2 3 4, ये लोअर वैल्यू है, हायर वैल्यू है ना, कैसे निकालोगे मीडियन निकालना, तो मैं भूल गया, है ना, फटाफट बताओ। इफ द इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 ही इंप्लाई हैं ही। एक बात कर रहा हूं, आप लोग स्टैट तो पढ़े होगे। अब बताओ, द मीडियन शैल बी एवरेज ऑफ टू मिडिल वैल्यू, ये दोनों ही मिडिल वैल्यू है। 2 + 3 का भाग दे दो 2 से, है ना बेटा, 2.5 हो गया इसका मीडियन, 2.5 रुपया सैलरी। मान लो किसी टॉप एम्प्लाई को 1 रुपया मिला, किसी एम्प्लाई को सैलरी 2 रुपया मिला, किसी एम्प्लाई को 3 रुपया मिला, किसी एम्प्लाई को 4 रुपया मिला। जो 4 रुपया मिला वो डायरेक्टर है, और जो 1 रुपया मिला वो बेचारा छोटा स्टाफ है, 2 रुपया मिला वो भी छोटा स्टाफ है, समझने के लिए। तो ये मीडियन है बेटा। मीडियन कैसे निकाल रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा है। मीडियन मीन्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे सर सैलरी का न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा। सर बताइए कितनी गलत बात है ना। लेकिन सर इस बात को तब भी सर ने समझाया, कोई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा। उसी बात से हम लोग और कोशिश करके देखते हैं, लास्ट में आ गया वाओ, अकॉर्डिंग टू, अभी भी खत्म नहीं हुआ इसका, ओ हो ये मार डालेगा क्या हम लोग को भी। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ। चलिए, अकॉर्डिंग टू रूल 5(2) द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट showing the names of top 10 employees in terms of remuneration। अच्छा, टॉप 10 का भी आपको मतलब, एक तो मीडियन और क्या क्या आपने एवरेज परसेंटेज इंक्रीज बताया। इसके अलावा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर्स रिपोर्ट में टॉप 10 एम्प्लॉइज का भी आप बताइए। सर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करेंगे सर, बहुत अच्छा विजय जी, है ना। एंड द नेम ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु if employed throughout the financial year was in receipt of remuneration for that year which in aggregate was not less than 1 crore and 2 lakh rupees, है ना। वाव, क्या मतलब है 1 crore and 2 lakhs rupees। if employed throughout the financial year, है ना बेटा, यहाँ पे employed to the part of financial year, अच्छा जी, at a rate which not less than 80 lakhs and 50,000 rupees per month, 8 lakhs and 50,000। देखते हैं सर, कह रहा है बेटा, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है, बट समझिए, अगर पूरे साल आपने काम किया है थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, है ना, फाइनेंशियल ईयर यू आर एम्प्लॉयड, अगर 12 महीने फाइनेंशियल ईयर में आपने काम किया है ना, इफ एम्प्लॉयड थ्रू द फाइनेंशियल ईयर वाज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्युनरेशन फॉर दैट ईयर व्हिच इन एग्रीगेट वाज नॉट लेस देन 1 crore and 2 lakhs, करोड़ 2 लाख रुपीज। दूसरा लिखा है, if employed for the part of the financial year was in receipt of remuneration for any part of that year at a rate which in aggregate was not less than 80 lakh and 50,000। बताइए, अगर आप पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल 6 महीना काम किए तो आपको, है ना बेटा, 6 महीने काम किए और आपको 80,50,000 से कम नहीं मिला है,
जैसे 2 महीना ही काम किया और 2 महीने में 80,50,000 मिल गया। सर देखेंगे सर, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा। पूरे साल काम किया तो 1 करोड़ 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, तभी टॉप 10 में आप आएंगे, है ना बेटा, टॉप 10 में आएंगे। इफ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ was in a shift of remuneration in that year, which in aggregate or as the case may be at a rate which in aggregate is in excess of that drawn by MD, WTD और मैनेजर and holds। वाव, ये बहुत अच्छा है सर, ये मेरे हम लोग भी पढ़ते थे इसको, ये बहुत अच्छा है सर। भाई लोग ये पहला दूसरा मैं फिर से सिखाता हूँ, उदास मत होइएगा। तीसरा समझाता हूँ, बहुत आसान है। मैं टॉप, मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, ना ही मैं बेटा रिलायंस में बेटा एमडी हूँ, ना होल टाइम डायरेक्टर हूँ, ना मैनेजर हूँ, कुछ नहीं हूँ। जैसा सर थर्ड को, सर जानते हैं एक चीज भी पॉजिटिव होना जीवन में तो जीने का बहुत बड़ा बेस बन जाता है। हम तो बेटा इसी मतलब कहते हैं ना, सोच को लेकर आगे हम सबको बढ़ना चाहिए। साहब आपको सर जी पढ़ा रहे हैं आपके डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन की डिस्क्लोजर इन डायरेक्टर्स रिपोर्ट, उसमें बहुत कुछ फालतू की चीजें पढ़ा रहे हैं। लेकिन तीसरे पॉइंट पे आइए, फिर मैं पहले और दूसरे पॉइंट पे भी आऊंगा। जो रूल 5 है उसका जो क्लॉज है सी में जो 3 पॉइंट है, तीसरा कह रहा है अगर आप बताते तो राजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ना तो एमडी है, ना होल टाइम डायरेक्टर है, ना मैनेजर है। वाह, लेकिन क्या पता क्या है राजीव सिंह कि मेरे को जो रेम्युनरेशन मिला है रिलायंस के एमडी से भी ज्यादा मिला है। तो मेरा बताइए भाई लोग, रिलायंस के एमडी से, WTD और मैनेजर से भी ज्यादा मिला है मुझे, है ना बेटा, तो मेरा भी नाम टॉप 10 में आना चाहिए, जब भले मैं बेटा एमडी नहीं हूं, है ना बेटा। इफ एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर और पार्ट देयर ऑफ वाज इन रिसिप्ट ऑफ रेम्युनरेशन इन दैट ईयर which in the aggregate or as the case may be at a rate which is in the aggregate, या तो अमाउंट एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है या जिस रेट से मिल रहा है, जैसे मंथली रेट कह लीजिए, जैसे एमडी को मिल रहा है 50,000 रुपये पर मंथ, लेकिन मुझे मिल रहा है 55,000 रुपये पर मंथ, जस्ट एक एग्जाम्पल। तो रेट वाइज भी ज्यादा होगा, रेट वाइज ज्यादा होगा तो वैल्यू वाइज भी ज्यादा हो सकता है ना। इन एक्सेस ऑफ डेट ड्रॉन बाई एमडी, किसकी तुलना में, WTD और मैनेजर, एंड होल्ड्स बाई हिमसेल्फ अलोंग विथ एंड, अच्छा प्लस है सर, सॉरी बेटा ये लाइन भी सीखना है ना। एंड प्लस राजीव सिंह खुद या अपने स्पाउस या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के साथ, यहाँ पे रिलेटिव नहीं लिखा है, राजीव सिंह खुद या स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के साथ, है ना बेटा, होल्ड नॉट लेस देन 2% ऑफ द इक्विटी शेयर्स, तब जाकर रिपोर्टिंग करनी है। बेटा अगर आपको कुछ समझ में आए तो बताइए। अगर कोई बंदा एमडी नहीं है, WTD नहीं है, मैनेजर नहीं है, लेकिन उसको जो सैलरी का जो उसका सैलरी जो पाता है, उसका जो रेट है या जो अमाउंट है टोटल, वो बेटा इवन एमडी के एमडी WTD या मैनेजर के अमाउंट से भी ज़्यादा है, प्लस, है ना, प्लस वो बंदा जो है वो 2% या उससे ज़्यादा का, है ना, 2% या उससे ज़्यादा का शेयर होल्डिंग भी करता है। आखिरी है सर, घबराइएगा मत साहब, क्या करिएगा, पढ़ना चाहिए सर, कभी छोड़ना नहीं चाहिए सर। भाग गए वो हार गया बच्चा, ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाला मैं फिर से सिखा दूं, अभी पहले इसी में सिखा दूं आपको, टेंशन ना ले। पहला और दूसरा क्या है, एक बार सभी भाई बहन समझते हैं, है ना बेटा। रूल 5 जो है वो बेसिकली रूल 5 हमें प्रेस्क्राइब करती है, हमें ज्यादा अच्छे से समझाती है। 197 सबसेक्शन 12 को 197 सबसेक्शन 12 कहता है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कंपनी में आपको मैनेजरियल रेम्युनरेशन के बारे में कुछ डिस्क्लोज करना है। इसका सब रूल 1 कहता है मीडियन डिस्क्लोज करना है, सब रूल 2 कहता है जो इंक्रीजमेंट हुआ वो डिस्क्लोज करना है, सब रूल 3 कहता है, सब रूल 3 जो होगा भी तो देखा नहीं बट 2 देख लीजिए। अगर कोई देखना बेटा, in the director's report shall include a statement showing the names of top 10 employees in terms of remuneration drawn and the name of every employee, है ना बेटा। टॉप 10 एम्प्लॉय का तो बताना ही है, साथ ही साथ उन एम्प्लॉय का भी जो हो सकता है टॉप 10 में ना आते हों, लेकिन उनकी एनुअल सैलरी, उनका एनुअल सैलरी सर, एनुअल सैलरी बेटा एक बार बता दीजिए ना, किसी को समझ में आया तो थोड़ा अच्छा लगता है बेटा, इतने कंजूस मत बनिए। एंड भाई देखो ना, रूल 5.2 कहता है टॉप 10 सैलरी, जैसे मान लो किसी की सैलरी 10 करोड़, टॉप 10 10 करोड़ है, 8 करोड़ है ना बेटा, 10 टॉप 10 में 10 करोड़, 8 करोड़, 7 करोड़ ऐसे वाले लोग हैं। ऐसे मान लो 7 करोड़ वाले 2 है ना, 8 करोड़ वाले 3 है, 3 2 5 हो गया, है ना, 10 करोड़ वाले 5 है। तो मेरा तो 1 करोड़ 2 लाख है।
तो मैं तो टॉप 10 में हूँ ही नहीं भाई। हमारे संस्थान में मेरे को 1 करोड़ 2 लाख मिलता है ना बेटा, मतलब नॉट लेस देन 1 करोड़ 2 लाख या उससे ज्यादा मिला है। लेकिन ये जो टॉप 10 में, फिर भी मैं टॉप 10 में नहीं आता हूं, तो भी मेरा नाम बताना होगा, है ना बेटा। राहुल भाई क्या समझ में आया? सर एक बार बताइए तो क्या समझ में आया आपको राहुल भाई? आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में टॉप 10 इंप्लाई का, जो टॉप 10 सैलरी गेटर है, जो रेम्युनरेशन जिनकी टॉप 10 में, उनका भी देना है। एंड मतलब प्लस का मतलब टॉप 10 के साथ साथ एक चीज और इन्होंने लिखा, एंड मतलब क्या हो गया, प्लस द नेम ऑफ एवरी इंप्लाई। उन इंप्लाई का भी नाम बताइए, भले वो टॉप 10 में नहीं आते हैं। सर अब तो कुछ रहम करिए सर, टॉप 10 वाले इंप्लाई का नाम तो बताना है, प्लस उन इंप्लाई का भी नाम बताइए जो टॉप 10 में नहीं आते। फिर भी अगर वो पूरे साल काम किए हैं तो उनकी जो पूरी फाइनेंशियल ईयर में जो सैलरी है, टोटल जो एग्रीगेट सैलरी है, वो 1 करोड़ 2 लाख से कम नहीं है। अगर वो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर काम किए हैं तो उनकी सैलरी, कोई बात नहीं सर, 80,50,000 यानी, है ना बेटा, 80,50,000, ये समझिए 80-50, जस्ट एक एग्जांपल बना हूं, 80,50,000, या इसको करोड़ में बदलना है तो करोड़ में बदल सकते हैं। बहुत अच्छा। तीसरा है, कोई ऐसा इंप्लाई है जिसकी सैलरी, है ना बेटा, इवन एमडी की सैलरी से भी, है ना बेटा, एमडी की भी सैलरी से ज्यादा है, एमडी की भी सैलरी से, होल टाइम डायरेक्टर की सैलरी से भी ज्यादा है, और वो बंदा, तो उसको बताना ही है, वो बंदा 2% या उससे ज्यादा की होल्डिंग करता है तो उसका नाम आपको डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताना ही पड़ेगा, ऑल्दो वो टॉप 10 में नहीं है, टॉप 10 में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना ही बताया, बहुत है। लास्ट देख लीजिए, सब रूल 3, मतलब सब रूल 3 ऑफ रूल 5 क्या कहता है, लास्ट पढ़ लीजिए, है ना बेटा। ओह सॉरी बेटे, अकॉर्डिंग टू रूल 5.3 द स्टेटमेंट रेफर्ड इन 5.2 रेफर पैरा सी अबव, ऊपर वाला। अच्छा जी, मतलब वही ऐसा इंप्लाई है जो एमडी नहीं है, डब्ल्यूटीडी नहीं है और मैनेजर नहीं है, फिर भी इन तीनों से, मतलब तीनों से जोड़ के नहीं, इन तीनों की तुलना में ज़्यादा रेट से या ज़्यादा अमाउंट सैलरी लेकर जा रहा है, रेम्युनरेशन लेकर जा रहा है, और उसके पास या उसके स्पाउस या डिपेंडेंट चाइल्ड का उसी कंपनी में जिसमें वो रेम्युनरेशन ले रहा है ना, 2% या उससे ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है। कैन ऑल्सो इंक्लूड सम पार्टिकुलर्स ऑफ द अबव एम्प्लॉय लाइक, अच्छा वो बंदे का डेजिग्नेशन बताइए। ये जो ये बंदा था ना, बोलिए बेटा, हाँ बेटा आपको तो समझ में आ ही जाता है ना राहुल भाई, ये लिखना बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आता है तो वो बताइए जो सर पूछना चाह रहे हैं। बेटा ये बंदा जो है, जो सैलरी उठाने में एमडी को बीट कर दे रहा है, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को पीछे छोड़ दे रहा है। हम चाहते हैं रूल 5.3 में कि उस बंदे के बारे में थोड़ा और डायरेक्टर्स रिपोर्ट में बताई जाए, ताकि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी पता चले कि यार बंदा है क्या, कि भैया एमडी नहीं है और इतना अच्छा काम कर रहा है, जैसे डेजिग्नेशन क्या है, रेम्युनरेशन रिसीव्ड क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट करता क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने साल का अनुभव है, कब से वो जॉब कर रहा है, उसकी एज क्या है, पहले कहाँ पे था, लास्ट एम्प्लॉयमेंट, द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर हेल्ड, ऑब्वियस ही बात है 2% से तो कम होना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, आपने अपने हिसाब से जवाब दिया, मुझे मजा आ गया बेटा। आइए मेरे भाई, डिस्क्लोजर ऑफ एमआर। जी बेटा, सेक्शन, बस सर 2 मिनट और, 197(12) रीड विथ रूल 5 requires following जी बेटा, requires following disclosures about managerial remuneration, about managerial remuneration। 197(12) रीड विथ रूल रिक्वायर्स फ्लोइंग डिस्क्लोजर अबाउट मैनेजियल रेम्युनरेशन इनटू, कोई बात नहीं बेटा, समझिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मैं उतना आपको डिटेल तो याद नहीं करा सकता, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं 5.1, 5.2, 5.3 नहीं बताऊंगा, मैं 5.1, 5.2, 5.3 के जो
टेक अवे पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, वो मैं टेक अवे पॉइंट जरूर बताऊंगा। सबसे पहले लिखिए, है ना बेटा, सबसे पहले तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ मैंने आपको पढ़ा दिया, ये लिखिए, उतना आप याद नहीं कर पाएंगे अभी। पहला लिखिए बेटा, नेम ऑफ, जी साहब, टॉप 10 एम्प्लॉइज। सर ये तो याद होगा, नेम ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉइज, ठीक है जी। टॉप 10 एम्प्लॉइज ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे? टॉप 10 एज के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ रेमुनरेशन। एंड मीडियन भी लिखवा दूंगा, टेंशन ना लेंगे। एंड नेम ऑफ अदर एम्प्लॉय, टॉप 10 का नाम तो देना ही है, अदर एम्प्लॉय who fulfills any of these conditions। अगर आप मेरी बात शर्मा जी समझ गए, निवांधन जी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, लिख के भेजिए, अगर आप पे दम है तो बताइए, एनी ऑफ दीज कंडीशंस। आइए सर हम बता देते हैं, अगर आप समझ गए। पहला सर टॉप 10 तो सर अलग कर लीजिए सर, अब मान कर चलिए जो 3 जो मैं एक तरह से दिखाने जा रहा हूँ, है ना, अदर एम्प्लॉइज के लिए है, एंड नेम ऑफ अदर एम्प्लॉय। अब अदर एम्प्लॉय, है ना बेटा, लिखिए बेटा, इफ, ऐसे लिखिए बेटा, नेम ऑफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस, इफ द MR मैनेजरियल रेमुनरेशन, इफ द, है ना बेटा, मैनेजरियल रेमुनरेशन इज नॉट लेस देन, आप बताइए बेटे, आप लोग खाली लिखते हैं नॉट लेस देन, कहिएगा सर हम आपके माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, आप रोज पढ़ते हैं। इफ द MR इज नॉट लेस देन 1.02 lakhs, नहीं करोड़ करिए, सॉरी, 1 crore 2 lakhs, 1.02 crores। If such employee was employed through, अगर वो एम्प्लॉय जो है बेटा एम्प्लॉयड थ्रू, कैसे एम्प्लॉयड थ्रू है, ध्यान देंगे, थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर। इफ द एम्प्लॉय वाज एम्प्लॉयड थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, ये छोटा सा पॉइंट है, पहला है। इफ द MR इज नॉट लेस देन 1.02, मतलब 1.02 करोड़ से ज़्यादा है और ये पूरे साल की है, इवन आप टॉप 10 में नहीं फॉल करते हैं फिर भी आपका नाम बताना होगा। दूसरा, कोई बात नहीं बेटा, घबराइए मत। इफ द, आप कम से कम इतना तो समझें कि 197(12) में टॉप 10 एम्प्लॉइज का प्लस उन अदर एम्प्लॉइज का जो टॉप 10 में नहीं भी फॉल करते उनका हमें रेमुनरेशन की जानकारी देनी पड़ती है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। इफ द MR इज नॉट लेस देन 80,50,000, कैसे लिखा जाए बेटा, 80.50 लिख दो क्या, लैक्स हो ही जाएगा, 80,50,000। अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो बता दीजिएगा, है ना, आप लोग इतनी तो मत कर सकते हैं, आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं। MR इज नॉट लेस देन 80.50 लैक्स इफ सच इम्प्लाई, बच्चे कहते हैं सर 11 महीना अगर हमने काम किया है किसी फाइनेंशियल ईयर में और हमको, है ना, 90 लाख मिला है, तो देखिए पहली बात तो आपने पूरे साल काम नहीं किया, 11 महीने काम किया, तो ये वाला कंडीशन नहीं अप्लाई होगा, फिर ये वाला होगा। बच्चे बोले सर हमने 1 ही महीना काम किए हैं और 1 ही महीना में हमको 90 लाख सैलरी मिला है, तो भैया ये मिलेगा ना, ये कंडीशन। आप हो सकता है आपका 90 लाख टॉप 10 में नहीं आता हो, लेकिन ये आएगा बेटा, ये बताना पड़ेगा ना। इफ नॉट लेस देन 80 lakhs, if the MR is not less than 80.50 lakhs, if such employee was employed throughout the year, नहीं, employed for
पार्ट ऑफ द इम्प्लाइड फॉर पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और बेटा तीसरा, आप सभी जगे हुए हैं कि सो गए हैं भाई, वीडियो चालू करके सो तो नहीं गए। तीसरा क्या होगा मैं बता देता हूं, आप क्या बताइएगा। तीसरा फिर भी बताते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बताइए जी निमानंदन जी, कुछ जवाब दीजिए, ये तो है ना एकदम गायब हो गए आप लोग। चलिए दोस्तों, थर्ड केस है इफ, आइए बेटा, इफ द MR मैनेजियल रेमुनरेशन, जी बेटा मैनेजियल रेमुनरेशन, इफ द, जी बेटे मैनेजर नहीं लिखा जाए, इफ द रेमुनरेशन, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर दो में रेमुनरेशन ही है बेटा। इफ द रेमुनरेशन ड्रॉन बाय सच अदर एम्प्लॉय इज इन एक्सेस ऑफ, अब बताइए इज इन एक्सेस ऑफ 8,50,000 है, नॉट है 80,50,000, अच्छा 8,50,000 है ना, यस बेटा। चलिए, इफ द MR इज नॉट लेस देन 80,50,000 नहीं है बेटा, 8,50,000 है पर मंथ, ग्रेट बेटा। 8.5 लाख लिख दूं बेटा, 8.5 लाख, ओके बेटा। एक भाई ने देखो गलती पकड़ी, बहुत अच्छा है ना, राहुल जी ही बेचारे हमारे जिंदा हैं, है ना, बाकी सब लोग तो एकदम शांत होकर बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं बेटा। इफ द रेमुनरेशन ड्रॉन बाय सच अदर एम्प्लॉय इज इन एक्सेस ऑफ रेमुनरेशन ऑफ, किसकी रेमुनरेशन से ज्यादा है भाई, आपको, आप क्या पता कौन सी पोस्ट होल्ड करते हैं कि आपकी रेमुनरेशन MD की रेमुनरेशन से ज्यादा है। आपको जिस रेट से रेमुनरेशन मिल रहा है वो MD के रेट के रेमुनरेशन से को बीट कर रहा है, उससे मतलब ओवर हो जा रहा है। इन एक्सेस ऑफ रेमुनरेशन, इफ द remuneration drawn by such other employee is in excess of remuneration of MD, WTD, manager and such employee, कोई बात नहीं बेटा, होता है, सब समझ में आएगा। such employee बिल्कुल बेटा, and such employee together with, मतलब हिमसेल्फ या टुगेदर विथ स्पाउस, अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन, DC याद हो जाएगा आपको, टेंशन ना ले, DC होल्ड्स 2%, एक बार आप घर पे पढ़िएगा, 2% होल्ड्स क्या, 2% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। बहुत अच्छे, धन्यवाद आपका। ये थोड़ा आपके लिए शेयर्स ऑफ द कंपनी, क्या करेंगे, छोड़ नहीं सकता ना बेटा कुछ भी, आप छोड़ के क्यों बढ़ेंगे। सर मेरे को बहुत समझ में आया, आपको भी आना चाहिए। भाई साहब आपकी अगर सैलरी 8.5 लाख रुपया पर मंथ से ज़्यादा है, अगर आप पार्ट ऑफ, है ना बेटा, 8.5 लाख रुपये पर मंथ से ज़्यादा है, यहाँ पे लिखा ना बेटा, यहाँ पे लिखा है इफ़ द, है ना, इफ़ द रेमुनरेशन, इफ द मतलब रेमुनरेशन इज नॉट लेस देन 8.5 लाख पर मंथ भी कर देते ना बेटा, मजा आता, क्योंकि वो पूरे साल नहीं काम किया है ना बेटा। 8.5 लाख पीएम करिए एक बार बेटा, आप फाइनल खत्म कर लीजिए, तब आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, आराम से घबराइए मत। अब ये बताइए समझ में आ गया, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो ये तीसरा वाला पॉइंट पढ़ा ना, इसका आपको नाम वाम बताना होगा, क्वालिफिकेशन बताना होगा, पहले कहाँ काम करता था ये बताना होगा, पहले उसको क्या सैलरी मिलती थी, हमारे यहाँ क्या मिलती है, ये सब बताना होगा। ये बहुत धाखर आदमी लग रहा है बेटा। अगेन लास्ट है बेटा, बेटा अब सभी भाई बहन एक बार कॉल अप कर लीजिए, एक बार खत्म कर लीजिए, है ना, कम से कम इतना तो समझ में आ ही गया कि इसमें यही है ही, ये ए लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप ये चाहें तो डिलीट कर सकते हैं, सॉरी बेटा, है ना। नेम ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉइज, है ना बेटा, ये है, एंड के साथ अगर चाहें तो बी लगा सकते हैं, तब
अगर आपको डिलीट नहीं करने का मन कर रहा है तो यहाँ पे बी लगा दीजिए। नेम ऑफ टॉप 10 एम्प्लॉय तो देना ही आपको अपनी कंपनी का, साथ ही साथ नेम ऑफ अदर एम्प्लॉयज भी देना है, नेम ऑफ अदर एम्प्लॉयज हु फुलफिल्स एनी ऑफ दीज कंडीशंस, और पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे दे रखा है, और इन्हीं बातों से हम लोग को समझना है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अगर आप पूरे साल काम किए हैं तो आपको 1.02 करोड़ से कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा, उसके बराबर या ज़्यादा मिली है तो इवन आप टॉप 10 में नहीं आते, आपको अदर एम्प्लॉय कहा जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे एम काट सकते हैं, एम के बदले चूंकि है ना बेटा, इफ़ द रेमुनरेशन इज नॉट लेस देन, रेमुनरेशन कर सकते हैं, यहाँ भी एम काट सकते हैं, रेमुनरेशन कर सकते हैं। अगर आप मतलब अगर आपको बेटा टॉप 10 एम्प्लॉयज नहीं है और आपको फिर भी रेमुनरेशन मिला है, आप एम्प्लॉयज हैं लेकिन टॉप 10 में नहीं है, और आपकी पर मंथ सैलरी 8.5 लाख या उससे ज़्यादा है, तो आपका भी नाम बेटा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आएगा। बड़ी खुशी की बात है कि आप 8.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी ले रहे हैं, है ना बेटा। 8,50,000 है बेटा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे, ग्रेट बेटा। और तीसरा है इफ द रेमुनरेशन ड्रॉन बाय सच एम्प्लॉय, अगर ज़्यादा है ये है। आगे लिख लीजिए, अगर लिखना है तो अगेन फॉर B3 क्या है आप देख सकते हैं, द B3 क्या है बेटा आप देख सकते हैं वहां से। अगेन फॉर B3 द डिटेल्स ऑफ अदर एम्प्लॉय, B3 वाला एम्प्लॉय जिसके पास कुछ शेयर होल्डिंग भी है और जो MD WTD को भी पीछे छोड़ दे रहा है रेमुनरेशन के रेट से या रेमुनरेशन के ओवरऑल अमाउंट से। अगेन फॉर B3 द डिटेल्स ऑफ MR, द डिटेल्स ऑफ सॉरी बेटा अदर एम्प्लॉय शैल ऑल्सो गिवन। B3 क्या था वो आपको बताया मैंने, शैल ऑल्सो बी गिवन। चलो दोस्तों, शैल ऑल्सो बी गिवन, और भी चीजें आपको देनी है। क्या क्या देनी है? अगेन फॉर B3 द डिटेल्स ऑफ अदर एम्प्लॉय शैल ऑल्सो बी गिवन। पहला देखिए, है ना बेटा, क्या क्या उसके बारे में बताना है ना बेटा। उसका डेजिग्नेशन दे दो, अदर एम्प्लॉय का जो MD को बीट किया है उसका, सबका नहीं देना है। डेजिग्नेशन ऑफ सच अदर एम्प्लॉय, कौन से पोस्ट पे हो भाई तुम कंपनी में, MD तो नहीं हो तुम, WTD नहीं हो, मैनेजर नहीं हो, और फिर भी ज़्यादा सैलरी ले जाते हो, पोस्ट बताओ। दूसरा, कितना रेमुनरेशन मिला है आपने, उसमें तो ऊपर लिखा ना कि ज़्यादा मिला है, कितना मतलब एग्जैक्ट बताओ, कंपेरिजन नहीं, रेमुनरेशन रिसीव्ड, ये सब बातें बताना है। एज है ना बेटा, एक्सपीरियंस, पास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, पहले कहाँ काम करते थे सर, ये है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद भाई लोग। पास्ट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, मजा आ जाए तो बताइएगा, थोड़ा बहुत मेहनत तो करना ही पड़ता है। आइए बेटा, अब हम लोग अपने है ना टॉपिक से आगे बढ़ें। अभी हम लोग 8वां पॉइंट 9वां पॉइंट पढ़ रहे थे, ये देखिए अब 9वें पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप आराम से नोट कर लिए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा। लास्ट पॉइंट अब देखते चलिए, फिर उसके बाद लॉस वाली पॉइंट पढ़ानी है। प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस टेकन फॉर इंडेमनिफिकेशन। वाओ दोस्तों, एक होता है आजकल प्रोफेशनल इंडेमनिफिकेशन का कंसेप्ट आ गया है। सर डायरेक्टर वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, बुरा मत मानिएगा, मैं टॉपर्स का समझने के लिए, मैं रिलायंस का डायरेक्टर हूं, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया और वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, रिलायंस उस कॉन्ट्रैक्ट को है ना फुलफिल नहीं कर पाई, और जो थर्ड पार्टी है जिनके साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो मेरे पे भी केस कर दिया और मेरे को कहा तुमको भी पर्सनली लायबल होना पड़ेगा। अब दोस्तों आजकल मेरे को सील्ड करने के लिए, प्रोफेशनल को सील्ड करने के लिए कंपनियां अपने डायरेक्टर्स को है ना बेटा बचाने के लिए, प्रेशर से बचाने के लिए कंपनियां इंश्योरेंस कर देती है। सर एक बार देखिए ना सर, सेक्शन 197(13) डील्स विथ टेकिंग ऑफ इंश्योरेंस बाय ए कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ MD WTD मैनेजर CEO CFO CS। इसको सर हम KMP कहते हैं। सर हमने KMP आपको पढ़ाया था सर, आप में से कुछ भाइयों को याद होगा। 251 सगुन की राशि है ना शुद्ध होता है, सगुन होता है KMP, ऐसे याद रखिएगा सर, जीवन भर याद होगा अगर मैं सही से लिखा तो, है ना बेटा। अब ये KMP को लायबिलिटी से बचाने के लिए कंपनियां, उनकी कंपनी उनका इंश्योरेंस करा देती है। प्रोफेशनल कहते हैं ना डिफिशियंसी होने पे आपको घर से नहीं देना होगा। इवन CA लोग जो होते हैं ना CA में, उनका भी आजकल प्रोफेशनल इंश्योरेंस होने लगा कि जैसे मैंने आपसे पैसे लिए सर कंपनी बनाने के लिए और मेरे से बना नहीं बेटा, 20-25 दिन हो गया और आपको मेरे चलते पैसे दे दिए थे,
कागज भी दे दिए कि मेरे चलते आपको 10 लाख का नुकसान हो गया, तो मैं 10 लाख कहाँ से दूंगा? 20,000 15,000 में हम लोग कंपनी बना देते हैं 12,000 में, अब मैं 20 लाख कहाँ से दूंगा बेटा? फिर तो किडनी बेचना होगा। तो हमारा इंस्टीट्यूट भी बेटा प्रोफेशनल इंडेमनिफिकेशन के लिए इंश्योरेंस लेने की बात करता है कि आप 2,000 5,000 दे दीजिए, अगर 5-7 लाख का कोई डैमेज आ भी जाए तो आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तो बेटा कंजूस व्यक्ति हैं, हम लोग वो भी नहीं कराते। खैर सर, अब सवाल उठता है कि ये जो इंश्योरेंस लिया गया है बेटा, अगर समझ में आया तो थोड़ा फटाफट बताइएगा। महेश भाई अगर आपको समझ में आया तो बताइएगा, ये जो इंश्योरेंस कराई है कंपनी ने सीईओ, सीएफओ, एमडी का या जो भी कह लीजिए केएमपी का, कि है ना कि आपको कोई लॉस नहीं होने दूंगा। अगर आपके ऊपर कोई केस करता है और आपको कुछ कंपनसेशन देना पड़ा तो आपको इंश्योरेंस कंपनियां देगी, बट इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। तो प्रीमियम के लिए इसने 2 सिनारियो बताया है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, कह रहा है कि एक बार रेमुनरेशन का पार्ट होगा, यानी बेटा अगर आपको मेरी बात समझ में आई तो मैनेजरियल रेमुनरेशन में आपको जो रेमुनरेशन मिलता है सिर्फ वही नहीं आएगा, उसके अलावा एनी अदर पेमेंट मिला वो भी आएगा। माइनस कर दिया था, माइनस किया था, अगर आपको प्रोफेशनल कैपेसिटी में और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के चलते मिला तो माइनस होता था। उसी तरह से ये भी एक समझने की बात है, इंश्योरेंस वाली जो पॉइंट है, क्या पॉइंट है, व्हेन रेमुनरेशन इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, मतलब आपका मैनेजर रेमुनरेशन में कब प्रीमियम के पैसे को नहीं जोड़ा जाएगा? तो बताइए, यहाँ पे लिखा है वेयर एन इंश्योरेंस इज टेकन बाय कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, डब्ल्यूटीडी एक्सेट्रा, है ना बेटा, सीईओ, फॉर इंडेमनिफाइंग एनी ऑफ देम अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी नेग्लिजेंस, डिफॉल्ट, मिसफियासेंस। अब क्या होता है मिसफियासेंस? बता रहा हूं सर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट फॉर विच दे में बी गिल्टी इन रिलेशन टू द कंपनी। सर दे में बी गिल्टी इन रिलेशन टू द कंपनी, मैं कोई पर्सनल लाइफ में गिल्टी हुआ उसके लिए नहीं, मैं कंपनी में आता हूं सर। आज बुरा मत मानिए, महेश मीना जी मेरे ऊपर केस कर दिए है भाई। क्यों केस कर दिए? इन्होंने, महेश मीना जी ने कहा कि आपने हमारे ऊपर रेसिज्म होता ना, जाति विशेष या धर्म विशेष टिप्पणी कर दिया, इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया। मैं पढ़ा रहा था, मेरे मुंह से कोई एग्जाम्पल निकल गया जो रेसिस्ट है, मतलब रेसिज्म टाइप का है, समझने के लिए। अब इन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, अब मेरे को 5 लाख रुपया देना पड़ा इनको। बताइए बेटा, यूट्यूब से पढ़ के 5 लाख रुपया भी ले गया। अब क्या हुआ, टॉपर्स वाले ने बेटा, उनको पता था कि टीचर पढ़ाएगा तो समटाइम पब्लिक डोमेन में होते हैं, कुछ आपसे गलतियां भी हो सकती है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, द प्रीमियम पेड ऑन सच, है ना बेटा, इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन पेबल। वाओ, अगर किसी डायरेक्टर को, किसी मैनेजर को, सीईओ को प्रोफेशनली इंडेमनिफाई करने के लिए, मतलब इंडेमनिफाई करने के लिए कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, और वो जो एमडी, डब्ल्यूटीडी जो था उसको अगर गिल्टी पाया भी गया है किसी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का, तो इसलिए पाया गया कि वो बेचारा कंपनी के बिहाफ में काम कर रहा था, वो अपने पर्सनल लाइफ में नहीं है। उसी तरह से हाउएवर इफ सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी, वाओ, अगर ये पाया गया कि राजीव सर ने जैसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जाकर, है ना, मिश्रा जी को कुछ गलत बोल दिया, किसी को कुछ गलत बोला, है ना, जिसका पढ़ाने से कोई रिलेशन नहीं है, टीचिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो बेटा फिर, है ना, देखो इंश्योरेंस तो हो रखा है, राजीव सिंह का टॉपर्स ने इंश्योरेंस करा रखा है, जस्ट एक एग्जांपल, रिलायंस ने करा रखा है, राजीव सिंह रिलायंस का डायरेक्टर है। लेकिन अब सवाल है कि बेटा कब इंश्योरेंस का प्रीमियम आपके रेमुनरेशन में ऐड किया जाएगा और कब रेमुनरेशन में ऐड नहीं किया जाएगा? तो जनरली ऐड नहीं किया जाता है। जनरली इंश्योरेंस जो इंडेमनिफिकेशन टू, है ना, डायरेक्टर इंडेमनिफाई, जो कंट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है टू इंडेमनिफाई द एमडी, डब्ल्यूटीडी एक्सेट्रा, तो जनरली उसके लिए जो प्रीमियम पे किया जाता है वो नहीं जोड़ा जाता। बट यहाँ पे लिखा है द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन, लेकिन ट्रीट किया जाएगा रेमुनरेशन का पार्ट। हाउ इफ सच पर्सन इज प्रूव टू बी गिल्टी, द प्रीमियम पेड ऑन सच इंश्योरेंस शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ रेमुनरेशन। सर बड़ा कंडीशनल आंसर लिखा है। हाँ बताइए, इसके ऊपर क्या केस लॉ नहीं बन जाएगा? बताइए बेटा, प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कंपनी फॉर इंडेमनिफिकेशन वेदर पार्ट ऑफ एमआर और नॉट। सभी भाई बहन समझाइए, और खाली ये मत लिखिए आ गया सर महक कालरा जी, राहुल, महेश मीना और अभिषेक कुमार कक्कर, हाँ जी, खाली ये मत लिख देना कि आ गया जी सर जी, आ गया, ऐसे कुछ नहीं होता आ गया जी सर जी से, है ना बेटा। खैर दोस्तों,
धीरे धीरे आप भी सीखेंगे। आइए हम लोग 9th पॉइंट पे देखते हैं, क्या समझ में आया। मैं रुकता हूं 1 मिनट के लिए। क्या इंश्योरेंस प्रीमियम जो कंपनी ने इंश्योरेंस कराने के लिए, इंडेमनीफाई करने के लिए, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए और कुछ करवा कर प्रीमियम दिया है, तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस उसको आपके रेमुनरेशन का पार्ट नहीं माना जाएगा, जो प्रीमियम की रकम है। लेकिन अगर आपको पता चल जाता है बाद में, वो तो पैसा दिया गया तो ट्रीटमेंट होगा ना सर, है ना। अगर बाद में आपको पता चलता है, इंक्वायरी होती है कि राजीव सर की कहीं पर्सनल गलती तो नहीं है, बोला हाँ जी ये राजीव सर का पर्सनल लाइफ से गलती है, उसके चलते कंपनी को, है ना, थर्ड पार्टी मतलब उस राजीव सिंह को पैसा मिला है इंश्योरेंस कंपनी से, या जो भी बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे वहाँ पे प्रीमियम को जोड़ने की बात करता है। आइए सर यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बहुत अच्छा पॉइंट कर सकते हैं आप। ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 197 सब सेक्शन 13। बेटे इफ मे बी गिल्टी, फिर प्रीमियम ऐड नहीं होगा, रेमुनरेशन भी में, बट इफ प्रूव टू बी गिल्टी, ओके, इफ मे बी गिल्टी, हाँ, इफ ही इज नॉट गिल्टी फिर प्रीमियम ऐड नहीं होगा, रेमुनरेशन। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्रक्स दे दिया है सर, बहुत अच्छा आपने बोला। जनरली सर सुनिएगा, जनरली द कंपनी टेक्स इंश्योरेंस फॉर शील्डिंग इट्स, किसको शील्ड करना है, इट्स केएमपी फ्रॉम एनी लायबिलिटी arising out of working in relation to the company। मैं सर कंपनी का एमडी हूं, मैंने अगले बैंक को 5 करोड़ पे करने का कहा था, तो मैं अपने घर से थोड़े पे करूंगा, मैं तो कंपनी के बिहाफ पे प्रॉमिस किया था, वो पेमेंट नहीं हुआ ड्यू डेट पे, वो आदमी कंपनी पे भी केस कर दिया और मेरे पे भी केस किया, और मेरे से भी 2 करोड़ या 50 लाख का हर्जाना ले लिया। एक बात कर रहा हूँ, तो जनरली मेरे को 50,000 देना तो पड़ा, लेकिन मेरा इंश्योरेंस हो रखा है ना, वो तो इंश्योरेंस से आएगा चला जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन प्रॉब्लम हम लोग अपने इंटरनल बात कर रहे हैं, इसमें हम थर्ड पार्टी या इंश्योरेंस कंपनी से नहीं बात कर रहे हैं। अब ये है कि वो जो अब 50,000 हर्जाना देना पड़ा मुझे पर्सनल कैपेसिटी में एज अ डायरेक्टर या केएमपी, तो उसमें इंक्वायरी होगी कि ये राजीव सर की गलती के चलते हुआ है या गलती नहीं है राजीव सर की। मतलब देखो ना सर आप 1000 वर्ड्स बोलते हो तो एक आधा वर्ड मिस्टेक भी तो हो जाता है, तो वो गलती नहीं मानी जाती है ना बेटा, जानबूझकर नहीं है ना। ये बताइए, वर्किंग इन रिलेशन टू, अराइजिंग आउट ऑफ वर्किंग इन रिलेशन टू द कंपनी। जनरली, और लिखिएगा सर एक बार और, जनरली नॉर्मली द इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसके ऊपर चर्चा हो चुकी है, प्रीमियम पेड बाय कंपनी फॉर टेकिंग सच इंश्योरेंस, जो प्रोफेशनली आपको शील्ड करता है, शील्ड मतलब प्रोटेक्ट करता है, सच इंश्योरेंस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, दिल से बताइए, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ, किसका नहीं पार्ट होगा, नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रेमुनरेशन। हाउएवर, सर लिख लो बेटा, प्यार से ही पढ़ाता हूं मैं बेटा, थोड़ा स्लो हो जा रहा हूं आजकल, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी फास्ट हो जाऊंगा, 1 मिनट की टाइम दीजिए। हाउएवर इफ, जी बेटा, हाउएवर इफ इट इज प्रूव्ड दैट, मतलब कंपनी तो पे कर ही रही है, हाउ इट इज प्रूव्ड दैट the person is guilty of
किसका गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, देन इंश्योरेंस प्रीमियम विल फॉर्म पार्ट ऑफ। चलिए कम से कम दिमाग में एक बात तो जला दिया सर ने, इंश्योरेंस प्रीमियम। एक बार और आप बुक से पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, विल बी पार्ट ऑफ। क्या भाई निमानंदन जी, विल बी पार्ट ऑफ, किसका पार्ट होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी पार्ट ऑफ क्या? MR, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कमीशन रिसीव फ्रॉम ग्रुप कंपनीज, मतलब मार ही देगा आज तो हम लोग पूरा ही। ये सब फालतू की बातें हैं। आइए अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। वो सब पढ़ के आप बोर हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन बनवाते हैं कुछ अच्छे अच्छे, है ना बेटा। और क्वेश्चन बनवाने के साथ साथ अब हम, है ना बेटा, वो सब आपको मज़ा नहीं आएगा बेसिकली, और कोई बात नहीं है पढ़ाने में मेरे को, है ना। वो ऐसा लिखा जी 197 14 में लिखा है ना बेटा। तो 13 था, 14 सबसेक्शन में लिखा है कि अगर किसी बंदे को ग्रुप कंपनी से कोई कमीशन मिलता है, ग्रुप कंपनी मीन्स होल्डिंग सब्सिडियरी से, है ना। तो आप अगर कोई MD/WTD मैनेजर हैं और आपको जिस कंपनी में मैनेजर MD/WTD है उससे आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है और उसकी सब्सिडियरी से आपको कुछ कमीशन मिल रहा है, तो बेटा ये ना सेल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रिसीविंग रेम्युनरेशन कमीशन फ्रॉम एनी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी और सच कंपनी सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर बाय द कंपनी इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। मतलब कह रहा है ले सकता है लेकिन उसको डिस्क्लोज करना है। तो आप बताइए, आदेश दीजिए क्या कहेंगे, थोड़ा फीडबैक देते हैं तो मजा आता है। लाइव जुड़े हुए हैं, करा दूं क्या 14 की इग्नोर कर दूं उसे? बता दीजिए फटाफट बताइए, है ना। लॉस वाला तो पढ़ाना ही है कि लॉस वाले में कैसे रेम्युनरेशन देंगे, है ना बेटा। करा दूं कि इग्नोर कर दूं भाई? कर लो, क्या कर ले अब इतना काहे को हारना। अरे तुम भी तो याद रखोगे कि एक सर जी थे पूरा है ना, पूरा पॉइंट लिखवा देते थे। 10वां पॉइंट आखिरी, रोक नहीं है अब, बस वही सब रह गया। पेनाल्टी, डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन। ये नॉर्मल कमीशन नहीं है सर, आपकी कंपनी आपको कमीशन नहीं दे रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन 197 सबसेक्शन 14 क्या है? आइए सर, कहां हार मानना, कर ही लेते हैं सर। चलिए सर लिखिए सर, AMWM फुल फॉर्म बताइए, कम से कम कोशिश तो करिए। ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर AMWM में रिसीव कमीशन। वाव, दलाली ले सकता है, ब्रोकरेज नहीं, कमीशन ले सकता है। में रिसीव कमीशन subject to provision this section, director who is in receipt of commission from the company and who is managing director, whole time director of the company shall not be disqualified from receiving any remuneration commission from its, okay, AMW may receive commission from company as well as its holding ग्रुप कंपनी बोलते हैं बेटा, सब्सिडियरी जो लिखा है एक बार लिख लीजिए सर। एसोसिएट नहीं लिखा है बेटा, सिर्फ 2 ही लिखा है। ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर में रिसीव कमीशन फ्रॉम कंपनी, रेलिवेंट कंपनी जिसमें आप अभी हैं, एज वेल होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ this section and to this section and subject to provision of this section और दूसरा है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ, ठीक तो लिखा था दिस सेक्शन, और दूसरा हमारे पास है बी, डिस्क्लोजर इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ठीक है जी, मतलब उसको डिस्क्लोज कर दो, कोई वो ऐसी पाबंदी नहीं है कि नहीं ले सकते। आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी से भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन और कमीशन ले सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ उस कंपनी की होल्डिंग और सब्सिडियरी से ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि 197 के प्रोविजन का कंट्रावेंशन ना हो। शायद इसको ऐसे कहना चाह रहा है कि सर आप
जैसे मान लीजिए होल्डिंग से भी ले रहे हैं और सब्सिडियरी से ले रहे हैं, तो दोनों का जो एग्रीगेट रेमुनरेशन है वो एक लिमिट से ज़्यादा ना हो, लिमिट से ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी बेटा। कुछ ये सिखा रहा है, मतलब चूंकि यहाँ पे लिख रहा है कि आप अपनी होल्डिंग से भी कमीशन ले सकते हैं, रेमुनरेशन तो नहीं लिखा है ना, नहीं रेमुनरेशन भी ले सकते हैं। सॉरी बेटा, मैंने गलत इंटरप्रेट किया। सर एक बार बताइए आप सभी भाई बहन, सब सेक्शन जो हमारा 14 है, 197 का सब सेक्शन 14 वो कहता है कि आप डिस्क्लोजर ऑफ कमीशन रेमुनरेशन, मतलब लिखा है हेडर, बट बेसिकली इसमें दो चीजें हैं। AMWM में रिसीव है ना बेटा, रिसीव के बाद यहां लिखिए ना बेटा, आपको थोड़ा सा और घबराइए मत बेटे, रेमुनरेशन एंड कमीशन फ्रॉम कंपनी इन रेलिवेंट कंपनी एज वेल एज होल्डिंग सब्सिडियरी सब, है ना। आप रेमुनरेशन और कमीशन दोनों अपनी रेलिवेंट कंपनी से भी लीजिए और अपनी होल्डिंग सब्सिडी, पहले भी होता था कि दो या अधिक से भी क्या मिल सकता है, लेकिन दोनों का जो कंसोलिडेटेड लिखा नहीं है, लेकिन पहले होता था इस तरह का। हम लोग जो शेड्यूल 5 का पार्ट 1 पढ़े थे उसमें से डिलीट हो गया, पहले होता था वहां पे, है ना बेटा। अगर आपको दो कंपनियों से भी एमआर मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बेटा, दो कंपनियों से भी एमआर मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा दोनों कंपनियों से मिलने वाला एमआर या कमीशन, जो भी आपके लिए रेमुनरेशन या कमीशन 197 की जो लिमिट है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, और आपको ये सब डिस्क्लोज करना होगा डायरेक्टर्स रिपोर्ट में कि मैं अपनी कंपनी के साथ साथ अपनी होल्डिंग कंपनी, अपनी सब्सिडियरी से भी कुछ रेमुनरेशन लिया। आगे देखिए 11th पॉइंट। अब आइए सर पेनाल्टी है, आइए सर पेनाल्टी को भी देख ही डालते हैं, इसमें भी अमेंडमेंट आए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये लेटेस्ट है आपका पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन। ओके दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का बेटा। पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन सेक्शन 197 सब सेक्शन 15 क्या है समझिएगा बेटा। 197 सब सेक्शन 15 क्या है, एक बार ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है ना बेटा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2018 से लागू किया गया है। यहां पे क्या लिखा है ये समझिए। पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन, इफ एनी पर्सन मेक्स, जो लिखा है लॉ में लिख लीजिए, इफ एनी पर्सन मेक्स एनी डिफॉल्ट, कोई भी पर्सन मेक्स एनी डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट करता है, इफ एनी पर्सन मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ, विद द प्रोविजंस ऑफ, किसके प्रोविजंस ऑफ, दिस सेक्शन, वाओ, इस सेक्शंस के जो भी प्रोविजंस है, रिक्वायरमेंट है, ही शैल बी लायबल टू पेनाल्टी ऑफ, he shall be liable to penalty of rupees, penalty of rupees 1 लाख। वाओ, 1 लाख है बेटा। पहले क्या था देख लेते हैं। एंड कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, अच्छा जी, अगर कोई बंदा ज्यादा रेमुनरेशन ले लेता है, वापस नहीं करता है, कोई डायरेक्टर लोग गलत डिस्क्लोज नहीं करता है अपना ये सब चीजें, तो 1 लाख है। ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट पे 1 लाख है। और एंड लिखिए लास्ट बेटा, ये एंड है ना, क्या करेंगे सर, एंड इफ सच डिफॉल्ट इज, कंपनी कैसे गलती करती होगी, है भाई, गलती तो ऑफिसर ही करता होगा ना, कंपनी को कोई आंख मुंह नाक कान थोड़े है बेटा कि वो भी गलती करेगा, बट लिखा है, चलिए देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एंड इफ सच डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय कंपनी, हैज बीन मेड बाय द कंपनी, इफ सच डिफॉल्ट हैज बीन मेड बाय द कंपनी, अगर वो डिफॉल्ट किसने किया है, कंपनी ने किया है, तो बेटा the company shall be liable to penalty of rupees 5 lakhs। then अच्छा अप टू नहीं है, ऑफ है, ऑफ और अप टू में बहुत फर्क है, ऑफ मतलब इतना लगेगा ही लगेगा, देन ना मिनिमम भी यही है मैक्सिमम भी यही है, 1 लाख। देन द कंपनी shall be liable to penalty of rupees 1 लाख। धन्यवाद दोस्तों, 1 लाख के बदले 5 लाख है। खत्म ही कर लिया सर।
आपने मन को स्थिर करके के 2 सब सेक्शन और रह गए। ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, ऑडिटर की भी ड्यूटी है रिपोर्ट करना। द ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल इन हिज रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143, जो ऑडिटर्स रिपोर्ट के कंटेंट्स नहीं होते बेटा, राइट्स एंड ड्यूटीज, मेक ए स्टेटमेंट एज टू वेदर द रेम्युनरेशन पेड बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, whether remuneration is paid to any director is in excess of the limit laid down under this section and give such other details as may be prescribed। ऑडिटर की भी ड्यूटी है कि उसको 197 बताओ बेटा कितना बड़ा बात है। ऑडिटर को अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कि एक स्टेटमेंट देना होता है, मेक ए स्टेटमेंट एज टू वेदर द रेम्युनरेशन पेड बाय द कंपनी टू इट्स डायरेक्टर इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। क्या जो रेम्युनरेशन दिया गया है डायरेक्टर लोगों को इस एक्ट के सेक्शन 197 की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार है या नहीं। मुझे लगता है आप सभी भाई बहन इतने प्यारे हैं, आप कभी उदास नहीं होंगे कि सर ने आराम से पढ़ा दिया हमें। लेकिन बेटे मैं यही चाहूँगा कि आप खुश होकर पहले बता दीजिए। आपका 11वां पॉइंट हो गया, अब लास्ट में लिख लीजिए एक लाइन और, फिर आगे बढ़ेंगे। 12वां पॉइंट लास्ट है बेटे, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट। क्या बात है सर, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, ये छोटा सा पॉइंट है, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट। यहां पे लिखना है सर, आपको कोशिश करना है मेरे भाई 197 सब सेक्शन 16। चलिए 17 तक पहुंचा दिया सर, मैं भी जिद्दी ही बन गया आप लोग के साथ। बट सर आपको फायदा हुआ कि नहीं? सर आप अपने से क्या पढ़ते? अरे आप अपने से नहीं पढ़ते, मैं आपका 2 दिन क्लास ले लिया 1.5 घंटा, तो क्या बुराई है? आपको कम से कम 80-90% क्लियर हो गया होगा। रही बात 10%, वो अभी क्लियर करा दूंगा आपके डाउट्स के साथ। ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, द ऑडिटर शैल, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखो ना लिखो वो डायरेक्टर समझे, ऑडिटर की भी ड्यूटी है। द ऑडिटर शैल in his audit report, the auditor shall in his audit report make a statement। वाह, आइए ना एक सब बड़ी कंपनी का देखते हैं कुछ। मेक अ स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट ऑफ, सर क्या बात सिखाया बेटा आज आपने। एक चीज देखिए, क्या ये फ्यूचर नहीं बदल देगा हम सबका? ऑडिटर्स की ड्यूटी हमें समझ में नहीं आनी चाहिए, 197 का हमें इंटरप्रिटेशन नहीं आना चाहिए सर? बताइए। ऑडिटर शैल इन हिज ऑडिट रिपोर्ट मेक ए स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन। छोड़ना कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो यही सलाह देता हूं हमेशा बेटा। द ऑडिटर शैल इन हिज ऑडिट रिपोर्ट मेक ए स्टेटमेंट अबाउट पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन, पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन to its directors, payment of remuneration to its, हटा दिए, to directors are, तो पेमेंट्स कर लीजिए बेटा, are as per provisions of this act, provisions of this section, not act, this section, or दिस सेक्शन। इतना ही है बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है। ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर जी को भी अपने रिपोर्ट में लिखना है। लास्ट 13वां, अब रह गया लॉस वाला। 13वां लिखा है बेटा, एबेटमेंट ऑफ एप्लीकेशन पेंडिंग विथ सीजी। हो एबेटमेंट, अब ये तो ट्रांजिशनल है, फिर भी मैंने आपको सिखाने की कोशिश कर सकता हूं। ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, एनी एप्लीकेशन मेड टू द सीजी अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन as is stood before commencement which is pending the CG shall abate, and company shall within 1 year of such commencement obtain the approval in accordance with the provision of this section as so amended। कह रहा है बेटा, अगर आपका कोई एप्लीकेशन पेंडिंग होल्डिंग पड़ा हुआ है अमेंडमेंट आने से पहले इस सेक्शन में, तो अब उसको 1 साल में आप ना 1 साल में उस मैटर को ख़त्म करा लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद जो इसमें कोई दूसरी अथॉरिटी आएगी तो ये सब है। तो खैर वो तो 17वां का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताने की कोशिश की। कभी कभी ट्रांजिशनल चीज़ आ जाती है। ट्रांजिशनल का मतलब हुआ कि कोई चीज़ चल रही थी, कुछ नया आ गया, ये है। ओहो
क्या बात है, ये आ गया ना सर, ये दे दिया है ना आपका एप्लीकेशन पेंडिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स इन केस ऑफ पेंडेंसी, ये देखो ना सर, इस लाइन को पढ़ लो। इन केस ऑफ पेंडेंसी ऑफ एनी एप्लीकेशन ऑन 12 सितंबर 2018 द कंपनी शैल ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ सीजी अकॉर्डिंग टू द अमेंडेड सेक्शन 197 विद इन 1 ईयर फ्रॉम दिस डेट। अब बताइए, दिस डेट मीन्स 12 सितंबर 2018 से 1 साल में आपको परमिशन लेना है। ये डेट ऑलरेडी बीत चुका है, मतलब कह रहा है कि अगर कुछ भी जैसे 197 में ना बेटा अमेंडमेंट लाई गई है ना, और उस अमेंडमेंट को लागू किया गया है ना 12 सितंबर से, फिर 12 सितंबर से 1 साल और टाइम बढ़ा दिया गया कि आप 1 साल में अप्रूवल ले सकते हैं। सर एक लास्ट पॉइंट देख लीजिए सर, ये बहुत अच्छा है ना, लास्ट करके मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया आपको है ना। यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट कंपनी के मैनेजर रेम्युनरेशन अप्लाई नहीं होगा। वाह, गवर्नमेंट कंपनी को के ऊपर मैनेजर रेम्युनरेशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। सर मेरे को कम से कम मैं कंक्लूड कर सकता हूँ 2 लोगों पे नहीं अप्लाई हो रहा, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। जरा एक बार देख लेते हैं, सेक्शन 197 सेल नॉट अप्लाई हाउएवर अवेलिंग दिस एग्जेम्पशन। उस गवर्नमेंट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है। वही बात हो गई जो हम लोग रेगुलर देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी को कंडीशनली एग्जेम्पशन दिया गया है। 2 कंडीशन है एग्जेम्पशन से, गवर्नमेंट कंपनी को कंडीशनली एग्जेम्पशन दिया गया। थोड़ा खुश होकर बोलिए, 2 कंडीशन है। पहला बेटा, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार। मजा आ गया हो तो बताइए, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर भी एमआर का कंसेप्ट या रेस्ट्रिक्शंस नहीं अप्लाई होता। बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे भाई बहन इस चीज को अच्छे से नोट करें। लास्ट में निधि कंपनी कुछ होता है। निधि कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो अपने मेंबर से ही डिपॉजिट लेती है और मेंबर्स को ही डिपॉजिट देती है, लोन देती है। ये कॉस्ट कटिंग सिखाती है, आप में से कुछ समझे होंगे। ये थ्रिफ्ट मतलब कॉस्ट कटिंग सिखाती है अपने मेंबर्स को, है ना बेटा। कॉस्ट कटिंग और सेविंग करना सिखाती है और बोलती है जो सेविंग का पैसा है वो हमें दे दो, और जब तुम्हें पैसा चाहिए होगा, जितना दिए वो तो ले ही सकते हो, एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जस्ट लाइक बैंक। सर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है सर। In case of Nidhis, second proviso to subsection 1 of section 197 shall apply with the modification that remuneration of a director who is neither managing director nor whole-time director or manager for performing special services to the Nidhis specified in the articles of association may be paid by way of monthly payment subject to the approval of the company in general meeting and also, है ना बेटा। ये सब लिखने की कोशिश किया है। क्या लिखा है? shall apply with the modification सबसेक्शन 1 197 1 shall apply with modification, मतलब अप्लाई होगा लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन दे रखा है। क्या दे रखा है? निधि कंपनियों के लिए खास करके। इन केस ऑफ निधीज मतलब वही जो कंपनी जो आपको बैंक जैसा ही होती है, लेकिन ये सेल्फ हेल्प है, ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लेती है। इसमें पैसा जमा करना है तो आपको मेंबर बनना होगा, जस्ट लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल कोऑपरेटिव पे काम करता है। ये तो बेटा कहता है बचत करो, मैं तुम्हें बचत करने का तरीका सिखाऊंगा। shall apply with the modification that remuneration of director who is neither MD, WT or manager for performing a special services to the निधि, wow, may be paid by way of। अच्छा जी, सर MD, WTD और मैनेजर आप नहीं हैं, फिर भी आप डायरेक्टर हैं, मतलब NED हैं। NED मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और आप कोई उस निधि कंपनी में स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे आप कैशियर हैं, उसमें कैशियर हैं सर, है ना सर। ये भी एक बैंक जैसा है, तो आपको हर महीने सैलरी मिल सकता है। मंथली पेमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कंपनी GM, है ना, बस आपको हर महीने सब्जेक्ट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197 प्रोवाइडेड एट नो अप्रूवल ऑफ कंपनी GM शैल बी रिक्वायर्ड। अच्छा, मंथली सैलरी देने के लिए आपको GM में अप्रूवल लेना होगा, और एंड ऑल्सो टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197, लेकिन GM में अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई निधि कंपनी इन 3 कंडीशंस को पूरा करती है। पहला क्या है? निधि डजंट हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर, WTD और मैनेजर। उस निधि कंपनी में ऑलरेडी मैनेजिंग डायरेक्टर या WTD और मैनेजर नहीं है, सब डायरेक्टर हैं। उनको मंथली सैलरी, अभी ऐसी बात है कोई जॉब करेगा सर, ये ना कह रहा है कि आप अपने NED को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, एक निधि कंपनी दे सकती है। क्या दे सकती है? मंथली रेम्युनरेशन दे सकती है। लेकिन मंथली रेम्युनरेशन के बारे में इन्होंने एक बात कही, दूसरा लिखा द रेम्युनरेशन पेबल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर टू ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ द निधि डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ सच निधि और 15 लाख रुपीज विच एवर इज लेस। यानी इन दोनों का एक परसेंटेज दे दिया और एक फिक्स अमाउंट इन दोनों से कम है ना बेटा। बताइए, मतलब छोटी मोटी कंपनियां हैं सर,
15 लाख, एक का नहीं सर, पूरे का। और रेम्युनरेशन पेबल ऑन क्लॉज बी इज अप्रूव्ड बाय एसआर पास्ट इन दिस बिहाफ बाय द निधि। तो कुल मिलाकर निधि कंपनियों को भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है, लेकिन मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया इसकी अप्लीकेबिलिटी का, इसका स्कोप क्या है सर, बता दीजिए खुश होकर, इसका स्कोप क्या है सर। ये पब्लिक कंपनी पे ही अप्लाई होगा, ये प्राइवेट कंपनी पे या गवर्नमेंट कंपनी, इवन गवर्नमेंट किसी भी तरह का हो, प्राइवेट या पब्लिक नहीं होगा। निधि पे भी थोड़ा बहुत इन्होंने रिलैक्सेशन दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, एक एक चीज को मैंने समझाने की कोशिश किया। तो मैं जरूर एक आखिरी लाइन लिखूंगा, फिर उसके बाद लॉस वाला पॉइंट 12 हो गया ना जी, 13। आइए बस इस सेक्शन का 13वीं कर ही देते हैं हम लोग 13वीं कर देते हैं। 13th क्या है ना बेटा, नॉन अप्लीकेबिलिटी एंड एग्जेम्पशन। सर दोनों में फर्क है। नॉन अप्लीकेबिलिटी मतलब बाहर छोड़ दिया गया, एग्जेम्पशन मीन्स कंडीशनली हो सकता है, आपको कंडीशन तब तक ही एग्जेम्प्ट है जब तक वो आप कंडीशन पूरा करते हैं। नॉन अप्लीकेबिलिटी मैं ऑब्लिक एग्जेम्पशन लिख देता हूं, है ना। सेक्शन 197 किनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, एग्जेम्पशन फ्रॉम सेक्शन 197। साहब कम से कम ये बात तो आपको समझ में आ गया, प्राइवेट कंपनी को के ऊपर नॉट अप्लीकेबल होगा। सर लिख लीजिएगा, बड़े हो रहे हैं। नॉट अप्लीकेबल मीन्स कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। और दूसरा जो हमारे पास है गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एग्जेम्पशन है, कंडीशनल एग्जेम्पशन है। गवर्नमेंट कंपनी को कंडीशनल एग्जेम्पशन मिलेगा दोस्तों। क्या है कंडीशनल एग्जेम्पशन, आप तो बता दो। कंडीशनल एग्जेम्पशन मैं बता दूं क्या है। कंडीशनल एग्जेम्पशन ऐसे है, सुनो बेटा, कंडीशनल एग्जेम्पशन ऐसे है मेरे भाई। पहला लिखो, नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट, नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल स्टेटमेंट। आपको पता ही है अंडर सेक्शन 137 यहाँ पे और है सर, किसी का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। नो डिफॉल्ट इन, कोई बात नहीं सर, धीरे धीरे पढ़ेंगे समझेंगे। नो डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 192, सॉरी 192 नहीं, जस्ट 92। ये कहाँ है बेटा, ये है यहाँ पे हमारा छुपा हुआ भाई। आ जाइए भाई साहब, नाराज मत होइए, काफी मोटा है ये, अंडर सेक्शन 92। थैंक यू वेरी मच। अब आइए काम की बात करते हैं। कहाँ गया वो लॉस वाला, लॉस वाले को अब समझते हैं, जो हम लोगों ने सब सेक्शन 11 और सब सेक्शन 3 को कहा कि नहीं है सर। अब इसके ऊपर लॉस वाले की हम बात करते हैं। आइए कुछ लॉस वाले की बात करने से पहले, है ना बेटा, कुछ और बातों को हम लोग देख लें कि भाई लॉस कैसे होगा। अब ये लिखिए 13 हो गया ना, हो गया बेटा। अब आइए कंसेप्ट नंबर नया कर लेते हैं, बड़ा हो जाएगा 4, मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ये एक बार फटाफट समझिएगा। कंसेप्ट 4 आपको बताने की कोशिश करता हूं मैं। एमआर मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट और, हाँ बेटा, और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द कंपनी। कंपनी में लॉस है, लॉस इन द कंपनी। ये सेक्शन अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो 197(3) भी था, 197(11) भी था और शेड्यूल 5 भी इसमें आएगा। 197(1) बात करता है ना बेटा, प्रॉफिट हो तो, है ना, परसेंटेज की बात करता है। अब आप सभी भाई बहन कोशिश जरूर करिए, मेरे को अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए दोस्तों, हम लोग एक बार कोशिश करते हैं सर, हारना क्या है, जीत के दिखाते हैं। ओके सर, इसमें बहुत अमेंडमेंट्स आते हैं, है ना बेटा, और हम लोग बात करते हैं इसमें। आप सभी भाई बहनें थोड़ा सा अब मेरा हेल्प कर देते तो अच्छा लगता है ना। तैयार है, ये मैं आपको बुक दिखाऊंगा 1 मिनट के लिए।
ये नोट कर लिया होगा आपने, नहीं भी किया होगा तो सर छोड़ दीजिए, मैं हूं ना जिंदा, मैं करा दूंगा, आपका एक भी चीज छूटने नहीं दूंगा। अब आ जाइए हम लोग आगे की बात करते हैं। तभी बहुत कुछ दिमाग में आपके क्लियर हुआ, बहुत सारी बातें जो पहले पजल्ड होते थे, आप कह सकते हैं कि सर कम से कम सेक्शन 197 में इंश्योरेंस प्रीमियम, सिटिंग फी, हाँ जी कुछ फटाफट जवाब दो, सिटिंग फी क्या मैनेजर रेम्युनरेशन का पार्ट है? बोलो, क्या सिटिंग फी का रकम क्या है मैक्सिमम? क्या सिटिंग फी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उससे कम मिलेगा? क्या सिटिंग फी एक वुमेन डायरेक्टर को मेल डायरेक्टर से कम मिलेगा? कुछ जवाब दीजिए ना बेटा। चैट किस लिए बनाया गया है? इसीलिए तो कि आप अपने विचारों को रखें, भावनाओं को रखें। सर आप ऐसे नाराज होंगे, काम कैसे चलेगा? चलिए सभी भाई बहन बताइए, कैसे खुश होके बताइए सभी भाई बहन, करिए कोशिश। चलिए सभी भाई बहन समझिए, क्या कुछ जवाब देंगे? इससे हमें आपकी प्रेजेंस का पता चलेगा। आइए दोस्तों जवाब दे दीजिए, क्या है ना बेटा? निवांदन जी लिख दिया नहीं सर नहीं मिल सकता, मतलब नो, मतलब एक तो सिटिंग फी जोड़ा भी नहीं जाता, सबका जवाब नो तो नहीं होगा, सिटिंग फी जोड़ा भी नहीं जाता और सिटिंग फी डिफ्रेंशिएट करके नहीं दिया जा सकता। जितने भी डायरेक्टर्स आ रहे हैं बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए, चाहे वो फीमेल हो या इंडिपेंडेंट हो, आप रेगुलर है ना सर, आपको इस बात का घमंड है कि आपको ज्यादा मिले, नहीं मिलेगा, है ना बेटा? मैक्स 1 लाख। चलिए जी जगे हुए हैं लोग बाग। चलिए भाई लोग अब आइए फटाफट शेड्यूल 5 में 4 पार्ट है, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। बेटा पढ़ाया था ये भी, शेड्यूल 5 में 4 पार्ट है, तो पार्ट 1 कहां गया? अरे बाबा पार्ट 1 चला गया 196 में, 196 सब सेक्शन 3 में, जब हम नहीं पढ़ रहे थे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, वहां चला गया था ना मेरे भाई, बोलिए ना, वहां चला गया था मेरे बच्चा। अब आइए मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा दिमाग में बात बैठाइएगा एकदम सोच के। शेड्यूल 5 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मेन इसका पार्ट 2 है, मेन पार्ट 2 है, यकीन मानिए सर। पार्ट 3 भी मेन नहीं है, ये भी मेन नहीं है, मेन पार्ट अरे कुछ नहीं है सर, अरेंजमेंट है सर, शेड्यूल का अरेंजमेंट है शेड्यूल का। जैसे अभी आपको बता भी दूंगा, अरे बाबा जैसे आप अपने घर को कैसे सजाते हो, घर होता है, बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग में फ्लैट होता है, फ्लैट में कमरे होते हैं। दिल्ली में सर मैं एक छोटा सा फ्लैट खरीदा हूं, तो फ्लैट मतलब क्या पूरी बिल्डिंग मेरी हो गई? कमाल करते हो सर। उस बिल्डिंग में बेटा 10 फ्लैट हैं, उसमें से मैंने एक 100 गज का फ्लैट खरीदा है, उसमें 3 कमरे हैं मात्र, 3 बेडरूम्स है बेटा। तो ये छोटे छोटे डिविजन है, अब बेडरूम है ना बेटा, एरियाज उसमें बटे होंगे समझने के लिए। अब आप सबके समझते हैं पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5। चलो दोस्तों अभी हम इन दोनों की बात बाद में कर लेंगे। आइए सर दिमाग की बत्ती जलाइए और निवांदन साहब इधर आइए। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 197, कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स इन फाइनेंशियल ईयर में पे रेम्युनरेशन टू एमआर और पर्सन नॉट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन, यानी सेक्शन 1 हो गया। पार्ट 2 का मेरे को तो आ गया, आपको कितना है भी आएगा। सेक्शन 1 बहुत आसान है, सेक्शन 1 तो हमको कहा कि इधर आओ, शेड्यूल बुलाया हमको, बोला तेरे को प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, तो इधर क्यों आया, इधर मरने क्यों आया, जा उधर 197 के अनुसार दो। तो पार्ट 2 का सेक्शन 1 तो हमें है ना ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आपका इंस्टीट्यूट भी कहता है जाके ऊपर पढ़िए। वाह वाह अरे वाह क्या दुनिया है। अरे इसको क्यों बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए बनाए, सीधा लिख देते ना शेड्यूल 5 पार्ट 2 का सेक्शन 1 तब अप्लाई होता है जब कंपनी में एडिक्वेट प्रॉफिट ना हो या लॉस हो। पहले तो लेकिन वही है ना, सबको नेता बनने की जरूरत है, ये कह रहा है, मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है। पार्ट सेक्शन 1 पार्ट 2 का सेक्शन 1 कुछ नहीं बता पाया हमें। आगे बढ़ते हैं सर, आप लोग बताइएगा कितना समझा पाया। पार्ट 2 का सेक्शन 2, पार्ट 2 में 4 सेक्शन है, कंसेप्ट है बेटा, ध्यान दीजिएगा। रेम्युनरेशन पेबल टू कंपनी नॉट हैविंग नो प्रॉफिट। वाओ कितना आसान है, सभी लिख के बना दूंगा डायग्राम, बट एक बार तो बताइए सभी भाई बहन खुश हो तो बताइएगा। शेड्यूल 5 में 4 पार्ट है, 1 2 3 4 4 पार्ट है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 की हम बात अभी कर रहे हैं।
पार्ट 3 और पार्ट 4 सर पढ़ा नहीं रहे अभी। पार्ट 2 में 4 सेक्शंस हैं, 4 में से पहला सेक्शन यानी पहला पैराग्राफ पार्ट 2 का कहता है कि जो रेम्युनरेशन है, अगर प्रॉफिट है तो आपको कुछ नहीं करना। प्रॉफिट है सर तो 197 की प्रोविजंस को फॉलो करो, सब सेक्शन 1 वाला। सब सेक्शन अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप हमारे बताओ ये कितना घटिया बनाता है, मतलब ये फालतू में समय खराब कर रहा है। मतलब पार्ट 2 का सेक्शन 2 कहता है, पार्ट 2 का जो सेक्शन 2 है सिर्फ इतना कहता है कि है ना, शेड्यूल 5 के अनुसार रेम्युनरेशन तब दिया जाएगा जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट है लेकिन बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत जीरो मतलब संख्या कम है। बताइए सेक्शन 2 सर अगर समझ में आए तो एक अंगूठा लगा दीजिएगा। सैयद इरफान अहमद साहब कैसे हैं मेरे बच्चे, इक्वल मिलेगी। विजय राघव जी ये देखिए सेक्शन 3 रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज। अब आया ओहो है ना, अब आया बेटा थोड़ा सा ऊंट पहाड़ के नीचे, अब बता रहा है। अब इसमें क्या है, इन द फ्लोइंग सर्कमस्टांसेज ए कंपनी में पे रेम्युनरेशन टू एमपी इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट्स प्रोवाइडेड इन सेक्शन 2 अबव। अच्छा, डिस्कस अर्लियर अंडर सेक्शन 197(3) हम लोग तो नहीं डिस्कस किए थे। अच्छा बेटा तो अब हम लोग को सेक्शन 2 को चलना होगा, इसमें नहीं दिया है, हम लोग को चलना होगा। सेक्शन 2 क्या है, आइए सर मैं समझा देता हूँ। बहुत अच्छा सर, अब समझ में आ गया, आपका समय मैं खराब नहीं करूंगा। सर फटाफट आइए, आ जाइए सर, आ जाइए। सैयद साहब कैसे हो दोस्त, है ना, बताओ बेटा। सर मैं मेन बात कर रहा हूं अभी पार्ट 2 का। इंट्रो। शेड्यूल 5 कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, ठीक है जी। 4 पार्ट में है, डेट इज पार्ट 1 एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर, घबराइए नहीं सर, आराम से सर जानकारी ले लेकर बढ़िए। क्या बुराई है, भाग दौड़ तो आप कर ही रहे हैं रोज दिन जीवन में। सर राजीव सर के साथ आए, कुछ तो पल सुकून के गुजारिए और ज्ञान के साथ गुजारिए। पार्ट 1 एडिशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज मैनेजर, होल टाइम मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर जो भी था। सेक्शन 196(3) ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस्ड है। अब हम आज आपको पार्ट 2 कम से कम सिखा के भेजे। पार्ट 2 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, सब डिवाइडेड इनटू, आज इसी को सिखा दूंगा तो मेरी जीत हो जाएगी। डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। अब सेक्शन मीन्स 1 2 नहीं, सेगमेंट्स, है ना, सेगमेंट्स, 4 सेक्शंस, डेट इज सेक्शन 1, सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 तो बहुत आसान है, अभी आपको पढ़ाने की कोशिश भी किया, लेकिन चलिए ना सर बात करते हैं। सर प्लीज बी वेरी क्लियर, जब आप राजीव सर से पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत नहीं, बहुत आना चाहिए। सर पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी राजीव सर की हिम्मत नहीं है डिस्कस करने का। पार्ट 3 पार्ट 4 बहुत सिंपल है, अभी हम ज़्यादा रायता नहीं फैलाते हैं। शेड्यूल 1 में कोई जो पार्ट 1 है उसमें कोई सेक्शंस नहीं है, बट पार्ट 2 जो बात करता है कि इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट हो तो उसमें हम एमआर कैसे देंगे, मैनेजर रेम्युनरेशन, उसकी बात करता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाने की भी कोशिश करेगा, है ना बेटा। यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप समझ सकते हैं तो अच्छा लगेगा। अब आइए सर लिखिए सर डिटेल्स, आइए सर लिखिए साहब डिटेल्स। फर्स्ट सभी भाई बहन लिखिएगा, सेक्शन 1 ऑफ पार्ट 2
कोई बात नहीं सर, ऑफ शेड्यूल 5। सेक्शन 1 क्या कहता है? पार्ट 2 का कहता है रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग प्रॉफिट। इसका हेडर है रेम्युनरेशन, टेंशन नहीं लीजिए बेटा, पेबल बाय अ कंपनी हैविंग प्रॉफिट। कोई कंपनी जिसको प्रॉफिट है वो रेम्युनरेशन कैसे देगी? रेम्युनरेशन पेबल बाय ए कंपनी हैविंग प्रॉफिट। ध्यान दें, ए कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स, कोई भी कंपनी है उसको प्रॉफिट्स है बेटा। अ कंपनी हैविंग प्रॉफिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर may pay remuneration to a managerial person or persons, to a managerial person or persons, ठीक है जी, मैनेजरियल पर्सन या पर्सन को दे सकता है, not exceeding the limits specified in not exceeding the limits specified in सेक्शन 197 है ना, नॉट एक्सीडिंग द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 197 की लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ये तो हो गया। सेकेंड लिखिएगा सर, जो काम की चीज़ है वो बता दूं पहले, टेंशन ना लें सर। अब लिखिए जैसे इसमें लिखा था सेक्शन 2 जैसे ये लिखा ना एकदम वैसे, ऑफ पार्ट 2 ऑफ किसका? शेड्यूल 5। ग्रेट बेटा, इसका हेडर क्या है? इस सेक्शन का हेडर क्या है ना, इस पैराग्राफ का हेडर क्या है? लिखिए बेटा, रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट। रेम्युनरेशन पेबल बाय कंपनीज having no profit। remuneration payable by companies having no profit, और प्रॉफिट है तो inadequate प्रॉफिट। ये छोटा सा पॉइंट है, नो प्रॉफिट और inadequate प्रॉफिट। ठीक है जी, इधर क्या है आपको मैंने समझा दिया था। ये है साहब, इसमें ने चार्ट बना रखा है, लिखा हुआ है वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द करेंसी, है ना, ये है आपके बुक में। ये कहीं और ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, 197(3) में ही डिस्कस कर दिया था। जो हम लोगों ने स्किप किया था ना बेटा, वो यहीं पे कर दिया। सर खाली इसको देख लीजिए एटलीस्ट। सर बहुत सिंपल है, अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ या कम हुआ है तो आप अपने इफेक्टिव कैपिटल के आधार पे, किसके आधार पे? कंपनी अपने इफेक्टिव कैपिटल के आधार पे रेम्युनरेशन दे देगी। इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है, उसके लिए इन्होंने कुछ एक फार्मूला बना दिया है कि इफेक्टिव कैपिटल में ये प्लस ये आएगा, ये माइनस होगा, उसको हम इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं बेटा। ये कहाँ भगा दिया सर ने? चलिए कोई बात है सर, मिल जाएगा सर, 1 सेकेंड टाइम दीजिए, ये पक्का मिल जाएगा साहब। ये है, खाली इसको पढ़ लीजिए, चला जाऊंगा मैं भी और आप भी ब्रेक ले लीजिएगा। ठीक सर, चलिए ये कहाँ है 197(3) के भीतर होगा ये। जी सर, है सर, ये आ गया सर, ये है आपका टेबल होना चाहिए। क्या करेंगे सर, ये टेबल आ गया सर। सर ये मेरा फेवरेट टेबल है सर, आप इसको एक बार आराम से देख के चले जाइए साहब। लिखना तो संभव नहीं हो पाएगा, 46 हो चुका है, बट मैं आपको कम से कम समझा दूं बेटा। सॉरी, आपका समय थोड़ा है ना ज़्यादा मैंने ले लिया। Section 2, Part 2 of Schedule 5 talks about payment of remuneration in case company has no profit or inadequate profit।
कंपनी के पास प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है या इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो वहाँ पे बात करता है। क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ है वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग द currency or tenure of managerial personnel a company has no profits or its profits are inadequate, it may give remuneration to the managerial person not exceeding the limits specified under A and B। यानी इसके भीतर दो तरह के टेबल्स हैं, एक टेबल ए है और टेबल बी है और इसमें इन्होंने बना रखा है। अब क्या है लिमिट्स अंडर टेबल ए, लिमिट्स अंडर टेबल ए। इन्होंने कहा कि सर अगर किसी कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल, सर इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है बात कर लेंगे। इफेक्टिव कैपिटल है ना बेटा, अगर इफेक्टिव कैपिटल बेटे नेगेटिव है यानी माइनस में है, नेटवर्थ आप एक तरह से कह लीजिए, थोड़ी देखिए नेटवर्थ भी कह सकते हैं बट इफेक्टिव कैपिटल अलग है सर, माइनस में है या अप टू 5 करोड़ है, लेस देन 5 करोड़ सॉरी बेटा है ना 4.999 करोड़ है तो 60 लाख दे सकते हैं। ये देखिएगा लिमिट ऑफ ईयरली रेम्युनरेशन पेबल सेल। अब ये क्या है, ये पूरी कंपनी का नहीं है सर, या पूरी कंपनी का है, पर पर्सन है। यहाँ पे आपको ध्यान देंगे पर पर्सन होगा, आगे हमको बताऊंगा सर, पर मैनेजर पर्सन हो सकता है। देखते हैं सर दूसरा 5 करोड़ या उससे ज़्यादा लेकिन 100 करोड़ है 84, कैसे बढ़ा रहा है 24 है ना, इसमें देखो एक मतलब ऐसे ही बढ़ा रहा है। ये कितना जोड़ दिया इसमें से 6 4 10 8 1 9 36, मैं समझ गया है ना बेटा 24 36 का इतना याद क्या करना। अप टू लेस देन 5 करोड़, 5 करोड़ से 5 करोड़ या उससे ज़्यादा बट 100 करोड़ से कम है तो 120 लाख दे सकते हैं, एक 1.20 दे सकते हैं। और हमारा वो भाई है वो बच्चा अच्छा बहुत समझा रहा था, 100 करोड़ से ज़्यादा है और 250 करोड़ तक है तो ये तो बता ही दिया। 250 करोड़ से ज़्यादा तो 120 ले लो प्लस जितना तुम्हारा ज़्यादा है उसका 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़। सही तो है, 250 करोड़ तक चूंकि 120 मिल सकता है। अब बताइए सर एक बार कम से कम जाने से पहले इतना तो बता दीजिए, 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़, 500 250 500 250 500 250 इफेक्टिव कैपिटल 500 250 कुछ दिमाग में बैठाइएगा। 60 84 1.2 मतलब वही 60 84 सब कुछ कोड वोड बने तो बनाइएगा सर है ना। आगे देखिएगा अगर आपके मन में कोई बात हो तो भी बताइएगा। लिमिट्स अंडर बी, ये देखिए बेटा ये लिखा है, लास्ट लाइन पढ़ के मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं सर। हाउ द रेम्युनरेशन इन एक्सेस ऑफ अबव लिमिट्स में बी पेड। वाओ, ये जो टेबल ए में दिया है उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, उसके लिए मेंबर से एसआर पास पूछना करना होगा। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट फॉर द पीरियड लेस देन 1 ईयर द लिमिट शैल बी प्रोरेटेड। अगर कोई इंप्लाई लेस देन 1 ईयर काम किया, इसलिए मैंने बोला था पर मैनेजरियल पर्सनल। अरे बेटा तुमको नहीं समझ में आया, मैं समझाता हूं। पर मैनेजरियल पर्सनल था, वो पूरा नहीं है। एक मैनेजरियल पर्सनल को इतना इतना दिया जा सकता है, इवन कंपनी को लॉस भी हो 60 लाख अगर वो पूरे ये, लेकिन ये ईयरली है ध्यान देना, यानी 5 लाख रुपया पर महीना दे सकते हो आप। 5 लाख रुपए पर महीना मैक्सिमम, आप एक समझने के लिए बता रहा हूं, दे सकते हो। 12 महीने की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा पार्ट ऑफ द ईयर काम किया है तो जो 60 लाख है, कितने महीने काम किया जी 8 महीने, तो 60 भागे 12 गुने 8, समझने के लिए बता रहा हूं। आपको इतना गुना भाग तो नहीं आता होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बट समझने की कोशिश करें तो मैं कोई उर्दू नहीं बोला बेटा, उर्दू भी समझ में आती है ना। 84 120 है, जैसे ये चीज समझना है। लिमिट्स अंडर, समझ में आई बात? फिर से बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा, फटाफट बता दीजिए, लास्ट पॉइंट पूछ रहा हूं। ये 60 लाख एक इंप्लाई का है या ओवरऑल पूरी सभी मैनेजरियल पर्सनल का है? ये सर पर मैनेजरियल पर्सनल है या कंपनी वाइज है, मतलब पूरे कंपनी की है? सर बता दीजिए, मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, पक्का झूठ नहीं बोलता मैं। फटाफट बताइए, अगर कंपनी को इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुआ है या कंपनी को लॉस हुआ है तो भी मैनेजरियल रेम्युनरेशन दिया जा सकता है। सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5, सेक्शन 2 ऑफ पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 के अनुसार, और सेक्शन 2 पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 5 में गए तो उसमें 2 टेबल बना रखा है। पहला टेबल है इफेक्टिव कैपिटल के आधार पे। इफेक्टिव कैपिटल की परिभाषा आपको सुनने का समझने का मन कर रहा होगा, सुनने का और समझने का बिल्कुल मन करना चाहिए। इफेक्टिव कैपिटल का परिभाषा दिया ही होगा, कहीं ना कहीं नीचे दिया होगा, बट अभी आप छोड़िए ना सर, कहाँ वहां तक जाएंगे, अभी आप परेशान हो जाएंगे। मानकर चलिए ना, आपका नेटवर्क सब होगा, लॉस उस माइनस कर दीजिएगा, वो इफेक्टिव कैपिटल बन जाता है। लिमिट्स अंडर क्लॉज बी, चूंकि लिखा था ना यहाँ पे, देखो ना जी, अगर लॉस हुआ है तो इट में पे रेम्युनरेशन टू द मैनेजिंग पर्सन नॉट एक्सीडिंग, मतलब दोनों में से जो भी है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों से जो भी लेसर है। ये देखो बी में क्या लिखा है, लिमिट्स अंडर बी,
लिमिट्स अंडर बी क्या लिखा है, इन केस ऑफ मैनेजरियल पर्सन हु इज फंक्शनिंग इन प्रोफेशनल कैपेसिटी रेम्युनरेशन एज पर आइटम ए मे बी पेड इफ सच मैनेजरियल पर्सन is not having, in case of managerial person who is functioning in a professional capacity, in case of managerial person who is functioning in a professional capacity, remuneration as per item A may be paid if such managerial person is not having any interest in the capital of the company, its holding etc, है ना, it not having any direct or indirect interest। देखते हैं बेटा एक बार लास्ट में देखते हैं क्या लिखता है इसने, है ना बेटा। उसके अलावा लिखता है possesses graduate level qualification, है ना बेटा, possesses graduate level qualifications with expertise and specialized knowledge in the field in which company, इतना लिखा, deeming provision as the holding and shareholders। चलिए दोस्तों इसको अपना रहने दीजिए, हम लोग बी को अगली क्लास में देख लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये समझिए कि लॉस होने पे भी आप दे सकते हैं और इसके ऊपर इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आज आपने एक भी क्वेश्चंस नहीं बनाया, मैं आपको कम से कम मैनेजर रेम्युनरेशन पे जो है ना स्कैनर है मेरे पास करीबन 20-22 क्वेश्चन है सर, 22 क्वेश्चन है सिर्फ इसी पे, किस पे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन पे, है ना बेटा। 20-22 क्वेश्चन आ रखे हैं, मतलब हर एग्जाम में आना है बेटा। एग्रीगेट है ये, एग्रीगेट मतलब बेटा निबंधन, चलो कोई बात नहीं, पर एमपी, और निबंधन जी ने लिखा एग्रीगेट है ये, मतलब एग्रीगेट मतलब कंपनी के लिए एग्रीगेट बोल रहे हैं क्या, नहीं तो शायद कंपनी के लिए तो नहीं है, मैं आपको टेबल अगली क्लास में करा दूंगा। आज आप लोग एंजॉय करिए, 9:53 हो गया है, आप लोग थोड़ा सा वो कहते हैं ना ब्रेक भी लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। थैंक यू जी, आप सभी भाई बहन ब्रेक लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। थैंक यू बेटा। कल मिलते हैं, तो सॉरी कल नहीं मिल सकता, कल संडे है, संडे को दूसरी क्लास होती है मेरी, मैं फिर मंडे को मिलूंगा आप सभी भाई बहनों से। संडे को कोई और क्लास होती है आपके, है ना, छोटे भाई बहनों की क्लास होती है। ओके दोस्तों, आप आराम से एंजॉय करिए, फिर हम लोग बात करते हैं।